Hello friends, welcome back. In this video, we are again discussing few more questions related to banking, money supply, stock market. All these questions are here in this video. Let us start. The first question is, consider the following statement regarding share buyback. सो शेयर बायबैक के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है इसमें से। तो सही चूज करना है, करेक्ट चूज करना है। तो शेयर बायबैक होता क्या है? शेयर बायबैक जब कंपनी के पास, पहले देख लेते हैं, कंसेप्ट देख लेते हैं। जब कोई कंपनी होती है, उसके पास एक्सेस में मनी हो जाता है, एक्सेस में मनी आ जाता है, तब क्या करती है कंपनीज? वो इंस्टीड ऑफ इन्वेस्टिंग, जब इन्वेस्ट नहीं करती हैं कुछ कंपनीज, वो वापस अपना शेयर खरीदना चाहती हैं मार्केट से, उसको क्या बोलते हैं? शेयर बायबैक। वो अपने ही शेयर वापस खरीद लेती हैं जब उनको लगता है कि वो इतना अच्छा इकोनॉमी में परफॉर्म नहीं करेगा। उसके और कारण भी हो सकते हैं, यानी कि वो ओनरशिप बदलना चाहे तब भी हो सकता है। इसको देखते हैं आगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इसमें एक XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी, उसके 3 शेयर होल्डर हैं, A, B और C। XYZ के कितने टोटल शेयर कितने हैं? 1 लाख इसके टोटल शेयर माने हमने, 1 लाख, ठीक। तो A के पास मान लेते हैं 50,000 शेयर है, 50% शेयर है, B के पास 30% शेयर है, C के पास 20% है। तो A के पास कितना हो जाएगा? 50,000, B के पास 30,000 एंड C के पास कितना हो जाएगा? 20,000 शेयर हो जाएंगे, ठीक। तो अब क्या करती है, जब कंपनी शेयर वापस लेने होते हैं तो इसके 2 तरीके हैं। तो पहला तो क्या है कि इनसे एक सर्टेन परसेंटेज में, सबसे बराबर मात्रा में शेयर को वापस ले लिया जाए ABC से, ठीक है। तो मान ले 50% शेयर्स इन सब के वापस ले, 50% शेयर वापस लेगी, तब क्या हो जाएगा? A के पास कितने बच जाएंगे? 25,000, B के पास कितने बच जाएंगे? 15,000 एंड C के पास बच जाएंगे 10,000। तो टोटल शेयर कितने हो जाएंगे? 50,000। तो 50% वापस लिए तो 50,000 शेयर बच गए, सबके बाद में सबके साथ प्रोपोर्शन सेम रहा, ठीक है। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। सेकंड केस क्या हो सकता है? कंपनी क्या है, इनमें से किसी एक इन्वेस्टर से, क्या है, यानी कि C से मान लेते हैं कि जो C के सारे पूरे शेयर खरीद ले, और C से खरीद के कंपनी के पास जो एक्सेस पैसा आया उससे C के सारे शेयर खरीद ले वापस, उसको ज्यादा पैसा देके वापस C से शेयर खरीदेगी। तो A के पास क्या हो जाएगा? A और B के पास जो टोटल शेयर होगा उनकी वैल्यू क्या है? बढ़ जाएगी। तो A के पास टोटल शेयर अब कितना हो जाएगा? 62% हो जाएगा, और B के पास 37% हो जाएगा। तो टोटल शेयर कितने हो जाएंगे? 80,000। और जो C से खरीदे हैं उनको क्या कंपनी क्या करती है? खत्म कर देती है। वो 20,000 शेयर है, वो खत्म कर देगी कंपनी C से खरीद के, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टर्मिनेट कर दिया जाता है उन शेयर्स को। अब जो A और B के पास क्या है? वैल्यू बढ़ गई है, A की भी और B की भी वैल्यू बढ़ गई है, तो उनका ओनरशिप और वोटिंग राइट में उनका डिसीजन बढ़ जाएगा। तो A की और B की वैल्यू बढ़ गई है। अब यहां पे क्या हो रहा है? C ओनर था, C क्या था? इस शेयर का ओनर था, कंपनी का ओनर था। अब उसका क्या हो रहा है? डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है C का, तो C की ओनरशिप तो चली गई। तो ये एक प्रकार से क्या है? फिर डिसइन्वेस्टमेंट है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, होपफुली ये समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? इट कैन बी यूज्ड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSUs। कैन बी यूज्ड, तो ये यूज किया जा सकता है, जैसे हमने C का देखा है अभी, इसका यूज किया जा सकता है। दिस इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कंपनी परचेज द शेयर फ्रॉम द ओनर्स। तो हमने देखा है ओनर से इसमें शेयर को परचेज किया जाता है शेयर बायबैक में। दिस इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट कहता है शेयर बायबैक रिड्यूसेस द एसेट ऑफ द कंपनी। तो एसेट था, तो कंपनी के पास एक्सेस केस था, तो वो क्या है? कम हो गया है। तो दिस इज अगेन करेक्ट। तो इससे एसेट है कंपनी का, वो कम होता है, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट हियर। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। तो शेयर बायबैक को हम क्या बोलते हैं? शेयर रीपरचेज भी बोलते हैं, शेयर वापस खरीद रहे हैं। बाकी से सब हम समझ चुके हैं, इसे एक्सप्लेन कर लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग वो है इम्पैक्ट बॉन्ड।
तो इम्पैक्ट बॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसके रिगार्डिंग क्या है, इम्पैक्ट बॉन्ड के रिगार्डिंग क्या है। इम्पैक्ट बॉन्ड क्या होता है, ये किसी इम्पैक्ट बॉन्ड एक टाइप ऑफ बॉन्ड होता है जो आउटकम्स के लिए दिया जाता है, आउटकम के लिए, आउटकम से एडजस्ट करके इसमें बॉन्ड दिया जाता है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कोई स्कीम चला रही होती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट कोई स्किल डेवलपमेंट स्कीम चला रही है मान लो, ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है गवर्नमेंट, तो उस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद में आउटकम क्या होगा उसका, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से स्किल लेके उनको कितने को जॉब मिल गई, 1 2 3 कितनों को जॉब मिली, वो क्या होगा, आउटपुट होगा। तो अब क्या है, इस शेयर में इम्पैक्ट बॉन्ड में क्या किया जाता है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, वो गवर्नमेंट की स्कीम को पैसा देते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम को फंडिंग करते हैं, और उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो इस आउटकम पे डिपेंड करता है कि कितने लोगों को जॉब मिली। तो इस पे इन लोगों को इंटरेस्ट रेट मिलता है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट रेट। ये किससे लिंक्ड होता है, आउटकम से लिंक्ड होता है, इससे कितने लोगों को जॉब मिली उसके आउटकम से इसको लिंक किया जाएगा। तो ये क्या है, इसमें प्राइवेट सेक्टर पैसा लगा रहे हैं और बाद में इसको गवर्नमेंट सेक्टर पैसा देती है रीपेमेंट आउटकम के आधार पे। ठीक, अभी देखते हैं इसको। तो इट इज सब्सक्राइब बाय द गवर्नमेंट, गलत है ये तो हमने देखा ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा सब्सक्राइब किया जाता है। देन सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसेस द बॉन्ड इश्यूएंस, ये जो फाइनेंस है वो प्राइवेट सेक्टर करता है इसमें, दिस इज अगेन करेक्ट। थर्ड कहता है रीपेमेंट इज बेस्ड ऑन द एग्रीड आउटकम, एग्रीड आउटकम पे रीपेमेंट में बेस्ट होती है, दिस इज करेक्ट। थर्ड कहता है दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर फंड दी सोशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को फंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है, सोशल एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए, दिस इज करेक्ट। तो आंसर फॉर दिस इज 2 3 एंड 4, दिस इज करेक्ट। सी फॉर कैलकाटा इसका आंसर है। अभी आगे देखते हैं इसके बारे में। तो इम्पैक्ट बॉन्ड्स क्या होते हैं, दे आर इनोवेटिव फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर का पैसा सोशल सेक्टर की स्कीम में लगवाते हैं, तो विद ए फोकस ऑन अचीविंग रिजल्ट्स। ठीक है, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स इसमें क्या है, रिस्क लेते हैं और उनको फिर बाद में पे किया जाता है बेस्ड ऑन आउटकम। तो इस ये प्री डिटरमाइन किया जाता है, उनमें एक एग्रीमेंट होता है, उसके आधार पर ये आउटकम इंडिकेटर चूज किए जाते हैं। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड में क्या होता है, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड में रीपेमेंट है वो गवर्नमेंट देती है। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड होता है, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड में रीपेमेंट कौन देती है, गवर्नमेंट देती है। इसमें रीपेमेंट कौन दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर। और एक डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड होता है, उसके अंदर थर्ड पार्टी देती है, थर्ड पार्टी कोई डोनर ऑर्गेनाइजेशन और फंड देती है, वो फंड देती है रीपेमेंट में। आगे देखते हैं इसको। ठीक है, अभी क्या है, एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने ये लॉन्च किया था इम्पैक्ट बॉन्ड। तो उसके अंदर क्या है, 50,000 यूथ को इन्होंने ट्रेन किया था, एम्प्लॉयमेंट रेडी बनाया था और उसमें कितना को जॉब मिल गई, उसी से लिंक किया गया था इसको। तो वो हम देख चुके हैं, सारा आंसर भी देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग है श्योरिटी बॉन्ड। श्योरिटी बॉन्ड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग श्योरिटी बॉन्ड। अब श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए श्योरिटी बॉन्ड होता क्या है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है, मेरे को भी नहीं पता था पहले। अभी क्या है श्योरिटी बॉन्ड क्या है, तो गवर्नमेंट क्या है, कोई कॉन्ट्रैक्ट देती है, गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट देती है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में वो कॉन्ट्रैक्टर टाइम पे पूरा करे कॉन्ट्रैक्ट को। कोई बिल्डिंग बनवा रही है तो उसको टाइम पे बना दे तो अच्छी बात है ना। तो उससे क्या करती है गवर्नमेंट, उससे पहले क्या है, एक गारंटी लेती है, गारंटी लेती है कि वो टाइम पे बना के देगा। वो गारंटी क्या होती है, वो गारंटी पैसों की गारंटी होती है, उसमें पैसे होते हैं, पैसे लगे होते हैं। ठीक है, नहीं यदि वो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट पूरा टाइम पे नहीं करेगा तो ये जो अमाउंट है वो क्या है, गवर्नमेंट फॉरफिट कर लेगी, तो गवर्नमेंट ये अमाउंट ले लेगी। तो ये जनरली जो गारंटी है ये बैंक देता है ऑन द बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पर ये गारंटी है वो बैंक देता है। तो बैंक के पास जाता है कॉन्ट्रैक्टर और उससे बोलता है कि ये इसको गारंटी चाहिए,
तो उससे क्या है, बैंक उससे चार्ज करता है फी, उससे चार्ज करता है, कॉन्ट्रैक्टर से बैंक फी चार्ज करता है, वो फी काफी ज्यादा होती है, ठीक है, वो फी ज्यादा होती है। तो फिर क्या है, बैंक फिर इसको गवर्नमेंट को बोलता है, ठीक है, कि वो गारंटी है, तो ये इसको गारंटी इसके पास दे देता है। इसको आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो इसमें समझाया भी हुआ है श्योरिटी बॉन्ड। तो कंपनी, गवर्नमेंट क्या है, ये गवर्नमेंट है और कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। दिस इज श्योरिटी, जो इंश्योरेंस अभी इसमें ये कंपनी के द्वारा दे दिया, ठीक है। ये हमें अभी देखा है, क्या देखा है, ये कंपनी के द्वारा जो बैंक है वो गारंटी देता है इसको कॉन्ट्रैक्टर को, तो क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, वो हाई रेट, इसमें पैसे ज़्यादा लेता है, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसका। तो अभी क्या है कि ये बैंक की जगह कोई और इंस्टीट्यूशन आ जाए, कोई और इंस्टीट्यूशन आ जाए जो क्या है, फाइनेंस दे दे इसको या गारंटी दे दे, तो अच्छी बात होगी ना, जो कम पैसे पे कॉन्ट्रैक्टर को लोन प्रोवाइड करा दे कम रेट पे, तो वो कॉन्ट्रैक्टर के लिए अच्छा होगा। तो अभी क्या है, इरडा ने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है इंश्योरेंस कंपनीज को, इंश्योरेंस कंपनी है जैसे LIC है, उन सबको, कि वो लोग हैं बैंक की जगह वो ये गारंटी प्रोवाइड कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर जिसको गवर्नमेंट को देता है ये गारंटी, ठीक है। तो इस गारंटी के लिए श्योरिटी बॉन्ड इश्यू करती है, ये जो गारंटी होती है उसको क्या बोलते हैं, श्योरिटी बॉन्ड बोला जाता है, ठीक। तो अभी इसको दोबारा देख लेते हैं। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट, कॉन्ट्रैक्टर और श्योरिटी, श्योरिटी में यहाँ क्या, श्योरिटी कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट देगा तब इसको गारंटी देनी पड़ेगी, ये इसको गारंटी देगा गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्टर, ये हमने देख लिया है, ठीक है। यदि ये गारंटी पूरी नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्टर पूरी नहीं करेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या है, इसका जो फंड होगा इसके पास दिया जाता है, जो फंड यानी कि जो श्योरिटी बॉन्ड से खरीद के फंड जाएगा, श्योरिटी बॉन्ड को क्या है, फॉरफिट कर सकती है और ये फिर गवर्नमेंट को ये पैसा दे देगी कंपनी। यदि कॉन्ट्रैक्टर फुलफिल नहीं करता है तो गवर्नमेंट किससे लेती है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेगी फिर, ठीक। तो ये सारी बातें इससे रिलेटेड थी। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इंश्योरेंस कंपनीज आर अलाउड टू इशू श्योरिटी बॉन्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो अभी अलाउ कर दिया गया है इडा के द्वारा, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट कैन बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर बैंक गारंटी। तो हमने अभी देखा है यह बैंक गारंटी का सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेगा, दिस इज अगेन करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, इट विल रिड्यूस द इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्टर। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है, जो बैंक गारंटी की जो कॉस्ट जा रही है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जो प्रोजेक्ट के लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट पड़ रही है तो वो क्या है, कम हो जाएगी, बैंक को कम पैसे देने पड़ेंगे। तो ये अगेन करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। तो ये सारा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये भी पढ़ लिया, ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग है फॉर्मेसा बॉन्ड। फॉर्मेसा बॉन्ड क्या होता है, फॉर्मेसा हम क्या जानते हैं, फॉर्मेसा स्ट्रेट है, एक फॉर्मेसा स्ट्रेट है जो चाइना को तिब्बत से अलग करती है, ताइवान को ये ताइवान है, ताइवान को चाइना से अलग करती है, मेनलैंड चाइना से अलग करती है, कौन सी, फॉर्मेसा स्ट्रेट है ये। तो ये किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन नाम से पता चलेगा ये ताइवान से रिलेटेड है। तो दे फॉर्मेसा बॉन्ड्स होते हैं वो ताइवान में इशू किए जाते हैं, दे आर इशूड इन ताइवान, दिस इज करेक्ट। सिंगापुर में नहीं इशू किए जाते हैं, हमको ताइवान में इशू किया जाता है, परंतु दूसरी करेंसी में इशू किया जाता है, अदर देन जो ताइवान की करेंसी है उसमें इसको इशू किया जाता है, ठीक। तो दिस इज करेक्ट, दे आर नॉट डिनोमिनेटेड इन सिंगापुर डॉलर, they are denominated in Taiwan dollar, no they are denominated in any currency other than this। तो ये गलत हो गया, आंसर इज फॉर सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर है। आगे देखते हैं। तो फॉर्मेसा बॉन्ड क्या है, वो एक बॉन्ड होता है विच इज इश्यूड इन ताइवान बट डिनोमिनेटेड इन करेंसी अदर देन ताइवान डॉलर, ताइवान डॉलर की करेंसी को छोड़ के किसी भी करेंसी में हो सकता है, ठीक है। तो SBI ने अभी क्या है एक फॉर्मेसा बॉन्ड वहां पे इशू किया था जहां से कुछ पैसे उठाने के लिए बॉन्ड इशू किया जाता है। तो बॉन्ड इज अ डेब्ट मार्केट इंस्ट्रूमेंट, वो इशू किया था, इसको ताइवान
सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज और इंडिया INX, इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे इसको लिस्ट किया गया है। तो ये था फॉर्मेसा बॉन्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए आरबीआई गवर्नर। तो आरबीआई गवर्नर की टर्म है वो अपॉइंटमेंट की, आप अटेम्प्ट कीजिए। एज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल अपॉइंटिंग। तो ये इसकी जो टर्म है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है। तो ये 5 साल से ज्यादा नहीं होती है। तो अपॉइंटमेंट है वो 5 साल से ज्यादा नहीं होती है, पर जनरली 3 ईयर के लिए अपॉइंट किया जाता है, फिर उसको रीअपॉइंट कर दिया जाता है। जैसे शक्तिकांत दास अभी गवर्नर है, उनको रीअपॉइंट किया गया था। तो इट इज नॉट एक्सीडिंग द 5 ईयर एंड एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। यस, दिस इज करेक्ट है। जनरली 3 ईयर के लिए होती है, मैक्सिमम 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, दिस इज ए फॉर आगरा, इसका आंसर है। कंसिडर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरबीआई। तो आरबीआई इज ए फुल्ली ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन। तो आरबीआई इज नॉट ए फुल्ली ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन टू आरबीआई इफ इट कंसिडर नेसेसरी। तो यस, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है आरबीआई को यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो। दिस इज करेक्ट। स्टेटमेंट सी क्या कहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट सुपरसीड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, को सुपरसीड नहीं कर सकती है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सुपरसीड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आरबीआई इफ आरबीआई फेल टू maintain its functions to discharge its duty, then central government can supersede. So this is wrong. Answer for this is B for Bombay. So under section 7 central government, section 7 of the RBI Act 1934, central government can give direction, and under section 30 of the RBI Act central government can supersede the board of RBI. तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग आरबीआई। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है बैंक रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। तो कोई बैंक में अपॉइंटमेंट, बैंक क्या होता है? बैंक एक कंपनी होती है। तो बैंक में क्या है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। तो उसमें अपॉइंट करने के लिए आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। दिस इज करेक्ट, अप्रूवल की जरूरत पड़ती है उनको। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक is under dual regulation of central government and RBI. This is correct. तो जो पब्लिक सेक्टर का मैनेजमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी आता है और आरबीआई के अंदर भी आता है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो क्या होते हैं? वो कंपनी होते हैं अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, वो कंपनी रजिस्टर्ड है। कंपनी किसके अंदर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और आरबीआई उसका मनी जो फंक्शन है वो रिलेट करता है बैंकिंग वाला। तो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर है। तो आरबीआई इश्यूज द गाइडलाइंस फॉर अपॉइंटमेंट के लिए इश्यू करती है और प्राइवेट बैंक का सुपरसीड भी कर सकती है यदि बैंक नीड अप्रूवल फ्रॉम दी अपॉइंटमेंट और टर्मिनेशन के लिए चेयरमैन को उसके लिए बैंक को आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के साथ में प्राइवेट सेक्टर और दूसरे बैंक के एक्सेप्ट पब्लिक सेक्टर बैंक को छोड़ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सुपरसीड कर सकती है। पब्लिक सेक्टर बैंक है वो डुअल रेगुलेशन में हमने देख लिया आते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक का आरबीआई कैन नॉट रिमूव द डायरेक्टर, उनका डायरेक्टर रिमूव नहीं कर सकती है। कैन नॉट सुपरसीड द बैंक बोर्ड एंड डज नॉट हैव पावर टू फोर्स मर्जर और लिक्विडेशन का पावर नहीं होती है पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, वो पावर गवर्नमेंट के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आरबीआई इज ए होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। This is correct. RBI is wholly owned by the government of India. Second statement कहता है RBI surplus transfer to the central government has steadily decreased. तो RBI जो प्रॉफिट कमाता है वो डिवाइडेंड की तरह देता है। RBI प्रॉफिट कमाता है, वो हमने देखा था जैसे सेनियोरेज में देख चुके हैं हम। ऑन द अकाउंट ऑफ मनी क्रिएशन के आधार पे आरबीआई प्रॉफिट कमाता है। तो वो आरबीआई क्या है? प्रॉफिट वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करता है। आरबीआई कंपनी है तो वो डिवाइडेंड की फॉर्म में ट्रांसफर करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट
फंड का यूज कर सकती है, फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए यूज कर सकती है। जो डिवाइडेंड है उसको यूज कर सकती है, परंतु कैश मैनेजमेंट बिल है उसका यूज नहीं कर सकती। वेज एंड मेन एडवांसेस जो फैसिलिटी है उसका यूज फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं। परंतु जो आरबीआई के प्रॉफिट से जो डिवाइडेंड आ रहा है वो बजटरी एस्पेक्ट में जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में जाता है, तो वो उसको कर सकती है। तो आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर है सेंट्रल गवर्नमेंट को, दे हैज स्टेडीली डिक्रीज इन लास्ट 5 ईयर। ये गलत बात है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। इसका आंसर ए फॉर कलकत्ता है, ए फॉर आगरा है। देखते हैं। तो आरबीआई 100% ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो सरप्लस है 2020-21 के अंदर कितने थे? 99,000 करोड़ थे। 2019-20 के अंदर 57,000 करोड़ थे। 2018-19 के अंदर मैक्सिमम थे कितने? 1,76,000 करोड़, 1,76,000 करोड़ रुपीज ट्रांसफर किए गए थे। तो यहाँ पे कोई वो स्टेडली डिक्रीज वाला नहीं है। तो पहले क्या है, यहाँ से इंक्रीज हुए फिर डिक्रीज हुए, ठीक है, फिर अगेन इंक्रीज हुआ। कोई इस तरह का वो पैटर्न नहीं बन रहा है इसमें। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई। तो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क होता है आरबीआई का, जो कि कौन सी कमेटी के, बिमल जलान कमेटी की रिकमेंडेशन पे दिया गया था इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। तो आरबीआई एक्ट 1934 फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है आरबीआई एक्ट 1934 स्पेसिफाइज टू कीप सम कॉन्टिजेंसी बफर। तो आरबीआई को कुछ कॉन्टिजेंसी बफर रखने पड़ते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाए जहां पे यानी कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाए, या फिर फंड अब पीआई जो फंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो अपना मनी जल्दी जल्दी निकालना चाहते हैं, तो कॉन्टिजेंसी बफर के लिए आरबीआई को रखना पड़ता है। आरबीआई के पास अपना कॉन्टिजेंसी बफर होता है। दिस इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कहता है आरबीआई एक्ट 1934 स्पेसिफाई दैट सरप्लस नीड टू बी ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि जो आरबीआई के जो सरप्लस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने पड़ते हैं उसको। दिस इज करेक्ट अगेन। थर्ड स्टेटमेंट कहता है द सरप्लस इफ ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे रिजल्ट इन इन्फ्लेशन। तो सरप्लस है जो ट्रांसफर होगा तो वो गवर्नमेंट है वो मार्केट में दे देगी, पैसा मार्केट में स्पेंड करेगी, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए लगा सकती है, तो इससे इन्फ्लेशन क्या होगा? बढ़ सकता है। दिस इज अगेन करेक्ट। आंसर फॉर दिस इज डी फॉर दिल्ली। सॉल्यूशन देखते हैं। तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर सेक्शन 47 प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है, उसके दो इनिशिएटिव हो सकते हैं। उसके अंदर दो मेन बातें होती है। पहला बात यह है कि आरबीआई को एक एनएफ कैपिटल रिजर्व और कैपिटल बफर मेंटेन करना पड़ेगा ताकि जो अनफोर्सिन सिचुएशन है उनको हैंडल कर सके। सेकंड कहता है कि जो सरप्लस है उसको गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो रिजर्व विद आरबीआई है दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का हिस्सा कौन सा है? हम देख चुके हैं कि जो पब्लिक के पास पैसा है वही मनी सप्लाई का हिस्सा है। बट इफ आरबीआई गिव इट टू दी गवर्नमेंट को दे देगी, गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, गवर्नमेंट हम देख लिया है कि तो वो इन्फ्लेशन को बढ़ा सकते हैं, ये भी देख लिया है। बिमल जलान कमेटी ने रिकमेंडेड किया था, ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क दिया था। उसने कहा था कि ये 5.5% से 6.5% है वो मेंटेन करे कॉन्टिजेंसी रिस्क बफर। आरबीआई को कितना मेंटेन करना है? 5.5 से 6.5% कॉन्टिजेंसी रिस्क बफर, ठीक। अभी कितना है? 5.5% मेंटेन किया इस साल गवर्नमेंट आरबीआई ने। बाकी जो जितना पैसा होगा वो ट्रांसफर कर दिया गया है 99,000 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो इसका बिमल जलान कमेटी का एक और रिकमेंडेशन था कि देयर शुड बी हार्मोनी बिटवीन द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट एंड आरबीआई। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट क्या है? ग्रोथ है। आरबीआई का क्या है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग है। तो आरबीआई की कुछ इनकम होती है। आरबीआई के पास पैसा कहां से आता है? आरबीआई की इनकम कहां से होती है? फॉरेन करेंसी, उनका जो अमाउंट है उनको बेचती है, एसेट्स है, उनसे जो रिटर्न मिलता है आरबीआई को वहां से इनकम आती है। इंटरेस्ट ऑन द रूपी डिनोमिनेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उन पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वहां से इनकम आती है। इंटरेस्ट ऑन ओवरनाइट लैंडिंग पे जो कमर्शियल बैंक को ओवरनाइट लैंडिंग देती है उस पर इंटरेस्ट आ रहा है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर। देन दी मैनेजमेंट जो कमीशन लेती है ऑन द बोरोइंग ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से जो कमीशन लेती है तो वहां से भी आरबीआई को इनकम हो रही है। सेन्योरेज भी पार्ट है आरबीआई के इनकम का, हम देख चुके हैं सेन्योरेज क्या होता है। देन एक्सपेंडिचर कहाँ है? आरबीआई का एक्सपेंडिचर कहाँ होता है? प्रिंटिंग कराने में 10% इसका एक्सपेंडिचर होता है। प्रिंटिंग कराने में जो करेंसी है, पैसा है, उसको प्रिंट कराने में भी तो पैसा लगता है,
तो उसमें भी 10% खर्च होता है आरबीआई का लगभग। स्टाफ है, स्टाफ रखना पड़ता है आरबीआई को, उस पर एक्सपेंडिचर जाता है। तो आरबीआई कमीशन देती है सेंट्रल कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक उसकी एजेंसी की तरह काम करते हैं तो उसको कमीशन भी देना पड़ता है। और प्राइमरी डीलर को भी कमीशन देती है आरबीआई। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गए, ठीक है, आरबीआई के। अब हम देखते हैं आरबीआई सोर्सेज, इनकम का जो सोर्सेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज है क्या, अदर इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज से जो इनकम कर रही है 41% है वो फॉरेन इनकम से आ रही है। तो हमने अभी देखा है कि जो फॉरेन करेंसी एसेट होते हैं उन पे जो इनकम मिलती है वो सबसे ज्यादा है 41%। डोमेस्टिक सोर्सेज से कितना रिटर्न आ रहे हैं, 33% आ रहे हैं। रिटर्न फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज कितने हैं, 19%। देन अदर इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज इज 7%, ठीक है। एक्सपेंडिचर में देखोगे तो एक्सपेंडिचर किसके लिए जाता है, हमने देख लिया, एजेंसी चार्ज देती है, प्रिंटिंग ऑफ नोट्स पे 12% जाता है, एम्प्लॉय कॉस्ट 10% है। उसके अलावा आरबीआई हैज टू मेंटेन कॉन्टिजेंसी फंड, जो हमने देख लिया है। कॉन्टिजेंसी फंड होता है वो सेकंड लार्जेस्ट फंड होता है, तो दिस इज सेकंड लार्जेस्ट फंड होता है आरबीआई के पास। उसके अलावा भी आरबीआई के पास फंड होते हैं, जैसे कि एसेट डेवलपमेंट फंड है, कॉन्टिजेंसी रिजर्व फंड, तो हमने देख लिया कि ये किसके लिए होता है, कॉन्टिजेंसी के लिए जो आ गई है उसको मीट करने के लिए होता है। और एसेट डेवलपमेंट फंड है वो किसके लिए होता है, इट इंक्लूड द प्रोविजन मेड टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एंड एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस, उनमें जो फंड करता है वो उसको एसेट डेवलपमेंट फंड बोलते हैं, ठीक है। देन आरबीआई के पास अपना एक करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट फंड होता है। करेंसी एंड गोल्ड का रिवैल्यूएशन, उसकी अमाउंट बढ़ती रहती है करेंसी आरबीआई के पास। तो करेंसी रिस्क को, करेंसी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मूवमेंट इन गोल्ड प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो उस सभी को लिए क्या होता है, एक आरबीआई के पास करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। वो सबसे बड़ा फंड होता है आरबीआई का। सबसे बड़ा फंड कौन सा है, करेंसी एंड गोल्ड अकाउंट, ये फर्स्ट है। सेकंड पे क्या है, कॉन्टिजेंसी रिजर्व है। उसके अलावा भी फंड होते हैं, जैसे कि ये इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉरेन सिक्योरिटी, देन इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट रूपी सिक्योरिटी, ये भी आरबीआई के फंड है, ठीक है। सो आरबीआई के हम देखते हैं एसेट विद आरबीआई क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट है, गोल्ड इज एसेट ऑफ आरबीआई, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। देन जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है वो भी क्या है, एसेट है आरबीआई का। लोन टू द बैंक, तो आरबीआई के एसेट क्या है, आरबीआई का एसेट क्या है, ऑल द लोन्स जो देती हैं, लोन्स देती है वो एसेट है। और आरबीआई में जो बैंक्स का डिपॉजिट होता है वो पब्लिक जो करेंसी इश्यू की है, करेंसी इश्यू की गई है आरबीआई के द्वारा, वो करेंसी क्या है, लायबिलिटी है आरबीआई की। और ये जो लोन दिए गए हैं वो एसेट्स है आरबीआई की। तो ये हम सब कुछ देख चुके हैं। नेट प्रॉफिट क्या होता है, जो प्रॉफिट माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट कितना आया है ये हमने देख लिया है, ठीक है। इसके अलावा पहले उषा थ्रोट कमेटी थी, उसने भी बताया था कि रिजर्व कितने ट्रांसफर करने हैं। और एक मालेगाम कमेटी थी, उसने भी बताया गया था कितने ट्रांसफर करने हैं। उषा थ्रोट कमेटी 2004 में बनी थी, इससे रिलेटेड है, ठीक है, रिजर्व से रिलेटेड है आरबीआई के। देन मालेगाम कमेटी है वो 2014 में बनी थी, 2004 में उषा थ्रोट 2014 में आई है मालेगाम कमेटी। फिर एक और कमेटी आई है, कौन सी, बिमल जलान कमेटी। तो बिमल जलान कमेटी ने क्या दिया है, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ठीक है, ऑफ आरबीआई, ठीक। सो आरबीआई के पास अभी सरप्लस क्यों है, वाई सरप्लस हैज गॉन अप शार्पली दिस ईयर, क्योंकि आरबीआई का खर्चा कम हो गया है। तो आरबीआई ने केवल 5.5% रखा है, इस कारण भी हुआ है। और जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती है आरबीआई, वहां से भी इसको इनकम होती है, इनकम हुई है, जिसके कारण भी इसको फायदा हुआ है, इसलिए सरप्लस ऊपर जाए हैं। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट भी ऊपर गई है, जिसके कारण भी इसको फायदा हुआ है, ठीक है। देन तो बिमल जलान कमेटी आई थी 2019 में, बिमल जलान कमेटी आई थी 2019 में। उसने कहा था कि इकोनॉमिक कैपिटल है वो आरबीआई की कितनी हो सकती है, कैपिटल दैट आरबीआई रिक्वायर। इकोनॉमिक कैपिटल क्या है, वो कैपिटल जो आरबीआई रिक्वायर टू होल्ड एज ए काउंटर अगेंस्ट अनफोर्सिन रिस्क और इवेंट और लॉसेस इन द फ्यूचर इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक कैपिटल एंड इट इज डिफाइंड एज ए इकोनॉमिक कैपिटल। फ्रेमवर्क के अंदर ये इकोनॉमिक कैपिटल डिफाइन की गई है जो अनफोर्सिन रिस्क को मीट करने के लिए यूज की जाएगी। तो इसका इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के दो पार्ट होते हैं। इकोनॉमिक कैपिटल दो प्रकार की हो सकती है, दो हिस्से होते हैं, एक तो रियलाइज्ड इक्विटी होती है, दूसरा एक रीवैल्यूएशन रिजर्व होते हैं। तो गोल्ड वाले रिजर्व है वो रियलाइज्ड इक्विटी, जो रियलाइज्ड प्रॉफिट है वो इसके अंदर आते हैं, और रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और नॉशनल जो प्रॉफिट होता है वो उसके अंदर आता है, ठीक है।
जैसे गोल्ड का प्राइस कम ज़्यादा होता रहता है तो वो क्या होगा, रीवैल्यूएशन के अंदर आ जाएगा। रिलाइज इक्विटी है जो इंटरेस्ट देती है, लोन देती है, उस पर जो इंटरेस्ट है मिलता है वो क्या है, रिलाइज इक्विटी का हिस्सा होगी। तो रिलाइज इक्विटी है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करनी पड़ेगी, और जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है यानी कि गोल्ड का जो मूवमेंट प्राइस ऊपर नीचे जाता रहता है वो गवर्नमेंट इसको आरबीआई को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। एंड ये जो है रिलाइज इक्विटी 5.5 से 6.5% के बीच में मेंटेन करनी है, जबकि रीवैल्यूएशन रिजर्व है वो 15 से 18% के बीच, 15 से 8-9% ऑफ द टोटल एसेट है उसका मेंटेन करना है आरबीआई को। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिक्विडिटी क्राइसिस इन डेब्ट मार्केट। तो डेब्ट मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस क्यों आता है? तो यदि कोई डिफॉल्ट हो जाएगा, इट मे बी काज ड्यू टू डिफॉल्ट इन डेब्ट मार्केट। यदि कोई पेमेंट नहीं करेगा टाइम पे तो डिफॉल्ट हो गया, जिसके कारण तो लिक्विडिटी क्राइसिस आ ही सकता है। दिस इज करेक्ट। सेकंड कहता है इट मे बी काज ड्यू टू द फंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रनिंग आउट ऑफ इंडियन मार्केट। यदि फंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा बाहर निकाल लें, फंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अपना मनी आउट कर ले, तो लिक्विडिटी करंस तो हो ही जाएगा मार्केट्स में, इंडियन मार्केट में। दिस इज अगेन करेक्ट। थर्ड कहता है जो जब लिक्विडिटी क्राइसिस होगा लोगों के पास पैसा कम होगा, तो इसके कारण क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी। इंटरेस्ट रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो उसी बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो हाइक हुआ है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुई है, उसको हार्डनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट भी बोला जाता है। दिस इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, फोर्थ स्टेटमेंट कहता है आरबीआई मे डू ओपन मार्केट ऑपरेशन टू रिजॉल्व द लिक्विडिटी क्राइसिस। तो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है, उसके अंदर क्या है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच देगा मार्केट के अंदर, मार्केट में बेचेगा और वहां से पैसा दे देगा, ठीक है। तो लिक्विडिटी कम होगी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा, लिक्विडिटी कम होगी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लेगा, और मनी है वो बैंक्स को देगा, तो बैंक फर्दर लैंड करेंगे, ठीक है। इससे ये खरीद लेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। दिस इज अगेन करेक्ट। ऑल ऑफ देम, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। ठीक, ये सब हम पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कुड बी द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकता है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कुड बी, बोला है कुड बी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है आरबीआई लायबिलिटी वुड रिड्यूस टू द एक्सटर्नल टू द एक्सटेंट द ओल्ड नोट डू नॉट कम टू द बैंकिंग सिस्टम। सो डीमोनेटाइजेशन के बाद में क्या हुआ, डीमोनेटाइजेशन के बाद में क्या है, सारा पैसा तो आरबीआई क्या है, आरबीआई करेंसी इश्यू करता है, करेंसी इश्यू करता है, तो वो क्या है, आरबीआई की लायबिलिटी है। और गोल्ड जो अपने पास रखता है आरबीआई या रिजर्व अपने पास रखता है वो क्या है, उसका एसेट है, ठीक। तो जो भी इसके अंदर बैंकिंग सेक्टर में पैसे डिपॉजिट करेगा दैट इज लायबिलिटी ऑफ आरबीआई, ठीक। तो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो सारा का सारा पैसा बैंकिंग सेक्टर में आ गया होता, तो कोई भी ब्लैक मनी नहीं होता। तो कुछ एक पार्ट है जो ब्लैक मनी का हिस्सा है वो इसमें नहीं आया होगा, बैंकिंग सेक्टर में, बैंक्स में डिपॉजिट नहीं हुआ होगा। तो वो जितना डिपॉजिट नहीं हुआ है तो उससे के कारण क्या है, आरबीआई की जो टोटल लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी। जो पैसा रिटर्न नहीं हुआ है वो क्या है, बैंकिंग सेक्टर में नहीं आया है जो पैसा, वो क्या है, उसके कारण आरबीआई की लायबिलिटी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी उतनी से, उतनी अमाउंट से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। आरबीआई लायबिलिटी विल रिड्यूस टू एक्सटेंड दैट द ओल्ड नोट्स डज नॉट कम टू द बैंकिंग सिस्टम। जितने नोट्स नहीं आए हैं वो क्या है, आरबीआई की उतनी से लायबिलिटी कम हो जाएगी। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम होल्डर्स ऑफ इलिसिट मनी टू
पब्लिक सेक्टर। तो ये भी करेक्ट है। जितना ब्लैक मनी नहीं आया, बैंकिंग सेक्टर में नहीं आया, तो वो क्या है, उसके कारण क्या है, उतनी से क्या है, आरबीआई की लायबिलिटी क्या है, डिक्रीज हुई है। तो इसके कारण क्या है, आरबीआई का एसेट तो था, उतने से आरबीआई का एसेट क्या है, वो बढ़ गया है। यानी कि आरबीआई को उतना लायबिलिटी नहीं देना पड़ेगा। अभी मान लेते हैं 100 रुपए नहीं आया था बैंकिंग सेक्टर में, 100 रुपए डिमोनेटाइजेशन के बाद में नहीं आया था, तो अभी क्या है, उस 100 रुपए पे जो आरबीआई की लायबिलिटी होती थी, वो 100 रुपए से लायबिलिटी आरबीआई की नहीं रहेगी उन 100 रुपए पे, और आरबीआई की एसेट है 100 रुपए से बढ़ जाएगा। तो क्या है, तो प्राइवेट सेक्टर का जो मनी था, इलीगल मनी था, वो अभी क्या है, वो आरबीआई के पास आ गया है, यानी कि पब्लिक के पास आ गया है, पब्लिक सेक्टर बैंक के पास। ट्रांसफर ऑफ वेल्थ इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम इलिसिट ब्लैक मनी होल्डर टू पब्लिक सेक्टर। इस तरह से ये ट्रांसफर हो रहा है। दिस इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट कहता है डिक्रीज इन लिक्विडिटी। तो डिमोनेटाइजेशन के कारण लिक्विडिटी क्या हुई थी, डिक्रीज हुई थी, क्योंकि अनफ केस नहीं था। दिस इज ऑल आर करेक्ट। डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। सो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक इज लायबिलिटी ऑफ आरबीआई। जो पब्लिक के पास करेंसी है, दैट इज द लायबिलिटी ऑफ आरबीआई। व्हेनेवर कोई भी बैंक नोट आरबीआई के पास आता है, तो आरबीआई को उतनी करेंसी देनी पड़ती है, उतना मोल उसका चुकाना पड़ता है। तो बाकी हम सब कुछ देख चुके हैं, ठीक है। ये तो डिमोनेटाइजेशन रिड्यूस द लीगल टेंडर सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी, बेसिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी, ठीक। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी बेस ऑफ एन इकोनॉमी। तो मॉनेटरी बेस ऑफ इकोनॉमी का क्या हिस्सा है। तो मॉनेटरी बेस क्या होता है, मॉनेटरी बेस इज M0 इज द मॉनेटरी बेस, ठीक। तो इसको हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी भी बोला जाता है M0 को। तो ये मनी रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं इसमें। तो इसमें से पूछ रहा है कि M0 का कौन सा हिस्सा है। तो करेंसी नोट्स एंड द कॉइन्स विद द पब्लिक दे आर पार्ट ऑफ M0 का हिस्सा होते हैं। वॉल्ट केस ऑफ कॉमर्शियल बैंक वो भी इसका पार्ट है। दिस इज अगेन करेक्ट, मॉनेटरी बेस का हिस्सा है। देन डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक विद आरबीआई दे आर आल्सो पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो M0 की जो टोटल वैल्यू होती है वो क्या होती है, M0 इज इक्वल टू करेंसी हेल्ड बाय बैंक प्लस करेंसी हेल्ड विद पब्लिक। पब्लिक के पास जितनी करेंसी है, प्लस डिपॉजिट ऑफ बैंक विद आरबीआई, डिपॉजिट ऑफ बैंक विद आरबीआई, ये सारा है वो M0 का हिस्सा है। ये फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर डी फॉर दिल्ली है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो मॉनेटरी बेस और हाई पावर्ड मनी इज लायबिलिटी ऑफ आरबीआई, जो मनी इश्यूइंग अथॉरिटी होती है उसकी लायबिलिटी होती है। ऑल करेंसी नोट्स एंड द कॉइन्स इश्यूड बाय द आरबीआई आर लायबिलिटी ऑफ आरबीआई, ठीक। तो मॉनेटरी बेस इज इक्वल टू करेंसी हेल्ड विद बाय पब्लिक प्लस दैट करेंसी हेल्ड बाय बैंक प्लस डिपॉजिट ऑफ बैंक विद आरबीआई, ये सारा मॉनेटरी बेस का हिस्सा होते हैं। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, पूछे जाता है ऐसे क्वेश्चन आजकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजर्व मनी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स इंक्लूड द फॉलोइंग। किसको इंक्लूड करती है। तो रिजर्व मनी कौन सा होता है बैंक के पास। तो बैंक के पास कुछ डिपॉजिट होता है, ठीक है। कोई भी पैसा, मान ले मैं 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट करता हूँ, ठीक है। तो बैंक क्या है, उसमें से 20% रुपीज है उसमें से रिजर्व के लिए रखती है, जैसे कि CRR के लिए रखती है, SLR के लिए रखती है। बाकी 80% है वो लैंडिंग करती है बैंक, ठीक है, लोन दे देती है। तो ये जो रिजर्व मनी है वो इसका हिस्सा होती है, ठीक है। इसमें क्या है, ऑल द डिपॉजिट ऑफ पब्लिक का जो बैंक में हिस्सा है, डिपॉजिट हो रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व मनी। दिस इज करेक्ट, ये रिजर्व मनी का हिस्सा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी हेल्ड बाय बैंक,
ये इसका हिस्सा नहीं होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी केस हेल्ड बाय बैंक इन देयर वॉल्ट, ये भी उसका हिस्सा नहीं है, रिजर्व मनी का हिस्सा नहीं है। देन मनी डिपॉजिट विद आरबीआई, ये भी इसका हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ये सारे हिस्सा है। ऑल डिपॉजिट ऑफ पब्लिक है, वो इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, ऑल डिपॉजिट नहीं है ना, तो जो 20% हमने देखा था कि वो ही क्या है, इसको अगेन दोबारा देखते हैं। ठीक है, तो 100 रुपये डिपॉजिट किया मैंने इसमें, ठीक है, बैंक में, तो क्या है 20% इसके पास आ रहा है, 20% रिजर्व रखे हैं, तो एंड 80% क्या है लैंडिंग के लिए यूज करती हैं। 80% लैंडिंग के लिए यूज किए जा रहे हैं, वो रिजर्व मनी का हिस्सा नहीं होगा। दिस इज करेक्ट, ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर ऑल द डिपॉजिट ऑफ पब्लिक आर नॉट पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, कुछ एक पार्ट होता है, कुछ एक नहीं होता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हेल्ड बाय द बैंक, दे आर पार्ट ऑफ द रिजर्व मनी। दिस इज करेक्ट। तो केस हेल्ड बाय द बैंक इन देयर वॉल्ट, तो जो बैंक की वॉल्ट में केस होगा वो भी तो उसका रिजर्व मनी है। दिस इज करेक्ट। मनी डिपॉजिट विद आरबीआई, तो बैंक है, आरबीआई के पास मनी डिपॉजिट करती है, यानी कि CRR के रूप में डिपॉजिट करती है, तो वो क्या है उसका बैंक का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, वॉल्ट केस प्लस केस हेल्ड बाय द बैंक इज पार्ट ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। 2, 3 and 4 आर करेक्ट। When the people deposit money in the bank, then the bank keeps only a certain portion of them, rest they lend. Whatever they keep with themselves is considered as a reserve. जो बैंक अपने पास रखता है 20 पैसे जो रखा है, हमने देखा है कि वो क्या है रिजर्व का पार्ट है। पोर्शन दैट बिग रिजर्व्स हैं, दे कैन बी आइदर कैश में हो सकते हैं, गोल्ड में हो सकते हैं, और उससे क्या है गवर्नमेंट वो बैंक बॉन्ड भी खरीद सकती है उस पैसे से। तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, एक्सेप्ट 1, बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मनी कैन बी क्रिएटेड, अगला क्वेश्चन है मनी कैन बी क्रिएटेड इन इकोनॉमी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, कैसे मनी क्रिएट किया जाता है। तो अभी हमने क्या देखा, 100 रुपये यदि बैंक में मैं डिपॉजिट कर रहा हूं, उसमें से क्या है बैंक क्या है 20 रुपये अपने पास रखता है रिजर्व के फॉर्म में, और बाकी क्या है 80 रुपये लैंड करता है, लोन देता है। तो टोटल जो मनी सिस्टम में कितना हो जाएगा, टोटल मनी इन द सिस्टम कितना हो जाएगा, तो मेरे पास 100 रुपये हो जाएंगे, यानी कि ये पूरे सिस्टम का जो हिस्सा है मनी कितना हो जाएगा, 100 रुपये मेरे जो बैंक में डिपॉजिट है प्लस 80 रुपये जो बैंक ने लोन दिए हैं। तो इस तरह से क्या है मनी क्रिएट होता है मार्केट में। तो बैंक में जब डिपॉजिट करते हैं तो इस तरह से मनी क्रिएशन होता है, मनी क्रिएशन होता है। ठीक है, तो टोटल मनी कितना हो जाएगा, अब सिस्टम में 180 रुपये हो गया, तो जिसके कारण उसको भी मनी। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जैसे मनी क्रिएट हुआ है उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यदि मैं सारा का सारा 100 रुपये बैंक अपने पास रख ले, और दूसरा हम देखते हैं बैंक 100 रुपीज डिपॉजिट किया, 100 अपने पास रख लिया, बाकी लेंड नहीं किया, तो क्या है बैंक का नया पैसा तो बना नहीं है, तो 100 का 100 ही रहा। ठीक, 100 का 100 ही पैसा रहा, तो मनी इन सिस्टम कितना रहा, फिर 100 ही रहा। तो ऊपर वाले केस में मनी मल्टीप्लायर कितना है, इसमें ऊपर वाले में मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू मनी सप्लाई। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी सप्लाई अपॉन में मनी मॉनेटरी बेस। ठीक, तो मनी कैन बी क्रिएटेड बाय फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग से क्रिएट कर सकते हैं, फुल रिजर्व बैंकिंग से हम मनी नहीं क्रिएट कर पाते हैं। तो दिस फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा, इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे है। तो बैंक आर मैंडेटेड टू कीप ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट इन द रिजर्व, रेस्ट दे लैंड एंड दिस क्रिएट द मनी इन दिस सिस्टम। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग बोलते हैं। और मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, दैट इज मनी सप्लाई अपॉन में मॉनेटरी बेस। तो वो कितना हो जाएगा, तो मनी सप्लाई कितना था 180 हो गया था टोटल मनी, और मॉनेटरी बेस कितना था 100 रुपये जो मैंने डिपॉजिट कराए थे वो मॉनेटरी बेस का काम कर रहे थे, बाकी जो 80 रुपये बैंक ने दिए प्लस 100 प्लस 80 कितना हो गया 180 टोटल मनी सिस्टम। तो मनी सप्लाई कितना हो गया 180 डिवाइडेड बाय मॉनेटरी बेस कितना हो गया अपॉन में 100। तो मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, तो मनी क्या क्या है बढ़ गया है कितना 1.8 टाइम, जितना मैंने यदि पैसा बैंकिंग में जमा कराया है तो 1 टाइम मोर मनी क्रिएट हुआ है मार्केट में। ठीक, यदि 100% जमा कर लेता तो वो कितना होता, मनी मल्टीप्लायर 1 हो जाता।
उसके अंदर 100 अपॉन में 100 हो जाता, मनी सप्लाई भी 100 होता, मॉनेटरी बेस भी 100 होता तो 1 हो जाता। तो इस तरह से मनी क्रिएट नहीं किया जा सकता था। तो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग से हम मनी क्रिएट करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होपफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर हमने देखा है क्या है, इज इक्वल टू मनी सप्लाई अपॉन में मॉनेटरी बेस। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू मनी सप्लाई अपॉन में मॉनेटरी बेस। ये आल्सो बराबर होता है, मनी मल्टीप्लायर होता है वो आल्सो होता है 1 अपॉन में सी प्लस 1 अपॉन में आर। ठीक है, 1 अपॉन आर, ये भी मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वहां पे सी क्या है, सी इज जो केस है वो केस करेंसी विद पब्लिक डिवाइडेड बाय जो पब्लिक डिपॉजिट इन बैंक, पब्लिक डिपॉजिट इन बैंक। ठीक, और आर यहां पे क्या है, आर इज इक्वल टू रिजर्व हेल्ड बाय द बैंक, रिजर्व हेल्ड बाय बैंक डिवाइडेड बाय पब्लिक डिपॉजिट इन बैंक, डिपॉजिट इन बैंक। ठीक, सो दिस इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर इसके बराबर होता है 1 प्लस सी प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस आर। ठीक है, और आल्सो इक्वल टू दी मनी सप्लाई अपॉन में मॉनेटरी बेस। तो मनी सप्लाई हमें निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इसको मॉनेटरी बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे मनी मल्टीप्लायर को। तो मनी सप्लाई कितना हो जाएगा, मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इंटू में मॉनेटरी बेस। ठीक है, मॉनेटरी बेस। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कहता है, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेन सिलेक्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि मनी मल्टीप्लायर इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। तो रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है, आर है, आर इज द रिजर्व हेल्ड बाय द बैंक। तो ये आर के रिजर्व रिक्वायरमेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में आर। तो इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी तो क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट कहता है डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। तो इट डिक्रीजेस विद, यदि रिजर्व रिक्वायरमेंट है इंक्रीज करेंगे तो अब क्या है, मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज होगा। दिस इज करेक्ट। इट सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट इंक्रीजेस विद मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मॉनेटरी बेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मॉनेटरी बेस पे डिपेंड नहीं करता है ये किस पे डिपेंड करता है, सी और आर पे डिपेंड करता है। सी क्या होता है, सी इज केस करेंसी हेल्ड बाय बैंक, हेल्ड विद पब्लिक डिवाइडेड बाय पब्लिक डिपॉजिट इन बैंक। ठीक, एंड आर इज इक्वल टू द रिजर्व हेल्ड बाय द बैंक अपॉन में पब्लिक डिपॉजिट इन बैंक। ठीक, तो इससे ये इंडिपेंडेंट होता है। ये रॉन्ग हो गया। आंसर फॉर दिस इज बी फॉर बॉम्बे, 2 ओनली। From the above example, the money multiplier decreases with the bank required to money keep the more reserve। ठीक है, तो मनी सप्लाई इज इक्वल टू, हमने देखा था कि मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इनटू मॉनेटरी बेस। ठीक, सो मनी मल्टीप्लायर डिपेंड अपॉन द रिजर्व भी देख लिया हमने, CRR SLR एंड करेंसी डिपॉजिट रेशियो CDR। जो C है वो CDR के बराबर है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो। ठीक है, और ये जो रिजर्व है वो R के बराबर है। ठीक है, फॉर बेट when we increase the monetary base then money supply increases। monetary base को जब हम increase करते हैं तो money supply क्या है, increase होती है। money multiplier it may increase और may decrease because जो लोगों का behavior है बैंक में डिपॉजिट करने का, वो मनी बेस इंक्रीज होगा तो जरूरी नहीं है कि वो लोग उसमें डिपॉजिट करें बैंक के अंदर। मनी मल्टीप्लायर लोग डिपॉजिट करेंगे तभी तो मल्टीप्लाई होगा। मैंने 100 रुपए डिपॉजिट किए थे, वही क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये इस पे इंडिपेंडेंट होता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनी मल्टीप्लायर डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, CDR जो हमें अभी देख चुके हैं, करेंसी डिपॉजिट रेशियो एंड रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, दोनों पे डिपेंड करता है। इसका आंसर सी फॉर कलकत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी क्या होता है हमने देख लिया है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक डिवाइडेड बाय डिपॉजिट ऑफ पब्लिक इन बैंक, एंड आर इज इक्वल टू रिजर्व ऑफ बैंक डिवाइडेड बाय डिपॉजिट ऑफ बैंक इन बैंक। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस डिवाइडेड बाय सी प्लस आर। ये फॉर्मूला आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर ले और याद कर ले।
सिंपल सी बात है, याद करना पड़ेगा सारा, ये मनी वाला याद करना पड़ेगा। The value of money multiplier depend upon two variable, that is currency deposit ratio and the reserve deposit ratio. When the currency deposit ratio depend upon the behavior of public, ठीक है, तो मैं कितना पैसा बैंक में जमा करा रहा हूं तभी तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एंड सीआरआर और एसएलआर किस पे डिपेंड करेंगे, आरबीआई पे डिपेंड करेंगे। आरबीआई कितना इंक्रीज करता है, आरबीआई कितना डिक्रीज करता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी सप्लाई। अगला क्वेश्चन है वो मनी सप्लाई के रिगार्डिंग है। इट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द मनी मल्टीप्लायर। हमने क्या देखा था, मनी सप्लाई इज इक्वल टू क्या है, मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इंटू मॉनेटरी बेस इंटू मॉनेटरी बेस। तो मनी मल्टीप्लायर इंटू मॉनेटरी बेस, यदि हम क्या है मनी मल्टीप्लायर को इंक्रीज कर रहे हैं तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, यस। और यदि हम मॉनेटरी बेस को इंक्रीज कर दें, यानी कि M0 को इंक्रीज कर दें, तो भी क्या है, मॉनेटरी बेस को इंक्रीज कर दें तो भी ये इंक्रीज हो जाएगी मनी सप्लाई। तो सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर है। तो मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इनटू मॉनेटरी बेस। तो मनी मल्टीप्लायर को इंक्रीज करेंगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, मॉनेटरी बेस को इंक्रीज करेंगे तब भी ये इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द पैंडेमिक ईयर आरबीआई इंक्रीज दी। पैंडेमिक ईयर के अंदर क्या है, आरबीआई हैज इंक्रीज द रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो रिजर्व रिक्वायरमेंट, रिजर्व मनी को इंक्रीज कर दिया था, यानी कि आर को इंक्रीज कर दिया था आरबीआई ने, बट इट डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू द कॉमर्शियल इंक्रीज इन मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं हुई थी। तो मनी सप्लाई हमने क्या देखा था, मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इनटू में क्या, मॉनेटरी बेस, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/r। तो आरबीआई ने क्या है, RBI has increased the reserve money, but it does not translate into commensurate increase in the money supply। तो मनी सप्लाई में तो इंक्रीज नहीं हुआ था, तो आरबीआई ने आर इंक्रीज किया, तो क्या है, हो सकता है कि मनी मल्टीप्लायर कम हो गया हो, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर कम हुआ था तो क्या है, मनी मल्टीप्लायर रिमेन डिप्रेस्ड, दिस इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कहता है राइज इन करेंसी डिपॉजिट रेशियो। हो सकता है कि सी इंक्रीज हुआ हो, दिस इज अगेन करेक्ट। तो बैंक पार्टिंग फंड विद आरबीआई अंडर रिवर्स रेशियो, तो ये भी हो सकता है। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, आंसर इसका डी और डेली है। सो इन द पैंडेमिक ईयर आरबीआई इंक्रीज द रिजर्व मनी बट इट डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू अ कॉमर्शियल इंक्रीज इन मनी सप्लाई। दिस इज बिकॉज द मनी सप्लायर था, मनी मल्टीप्लायर था, वो क्या है, डिप्रेस रहा है और राइज इन करेंसी डिपॉजिट रेशियो में हुआ है। और बैंक जो है आरबीआई के साथ ज्यादा पार्क कर रही है मनी इंस्टीड ऑफ लैंडिंग, ठीक। तो आर अपना वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। इस मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इनटू मॉनेटरी बेस और रिजर्व मनी। तो नाउ मनी मल्टीप्लायर कुड डिक्रीज बिकॉज द पीपल होल्डिंग मोर कैश, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर कब डिक्रीज हो सकता है, जब पीपल के पास ज्यादा कैश हो, वो बैंक में डिपॉजिट ना करें, लोग अपने पास पैसे रखें और वो डिपॉजिट ना करें। हमने देखा था कि यदि डिपॉजिट करेंगे तभी मनी मल्टीप्लायर है वो इंक्रीज होगा। तो लोगों के पास कैश में होगा तब मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज नहीं होगा, विच मीन्स दैट करेंसी डिपॉजिट रेशियो इज इंक्रीजिंग। करेंसी का जो डिपॉजिट रेशियो है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो यानी कि करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या था, CDR इज इक्वल टू क्या था, CDR करेंसी डिपॉजिट रेशियो था। तो करेंसी विद पब्लिक डिवाइडेड बाय तो पब्लिक डिपॉजिट इन बैंक। तो करेंसी विद पब्लिक इज इंक्रीजिंग, देन क्या है, जो पब्लिक के साथ CDR इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब दिस इज करेक्ट। इफ आरबीआई इज इंक्रीजिंग द रिजर्व मनी, यानी कि जो मॉनेटरी बेस इंक्रीज कर रहे हैं बट स्टिल मनी नॉट सप्लाइंग, नॉट इंक्रीजिंग, दैट मीन्स द बैंक में बी डिपॉजिटिंग द एक्सेस मनी विद द आरबीआई। जो एक्सेस मनी है बैंक के पास वो आरबीआई को वापस डिपॉजिट कर रहे हो, यानी कि आर में आर इंक्रीज कर दिया हो वहां पे, रेदर देन लेंडिंग इट टू पब्लिक। You need to keep in mind that the money deposited by bank, जो बैंक्स आरबीआई के साथ मनी डिपॉजिट करते हैं वो मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं होती है, ठीक है। ओनली मनी विद द पब्लिक इज पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। जो केवल पब्लिक के पास जो मनी होता है वही मनी सप्लाई का हिस्सा होते हैं। तो ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है ओपन मार्केट ऑपरेशन कब करती है आरबीआई, जब कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ज़्यादा पैसे डिपॉजिट कर दे, मार्केट में ज़्यादा पैसे लगा दे, या फिर
जब मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी हो जाए तब कंडक्ट करा सकती है। तब क्या है, गवर्नमेंट है वो, आरबीआई क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचती है, और जब लिक्विडिटी कम हो तब क्या है, वो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदती है और पब्लिक में पैसा बांटती है, मतलब बैंकिंग को पैसा देती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के, ठीक है। तो इट चेंजेस द मॉनेटरी बेस, तो मॉनेटरी बेस जो पब्लिक के पास था वो चेंज हो जाएगा, यस। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन से मॉनेटरी बेस चेंज होता है। इट चेंजेस द मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई ओवरऑल जो इकोनॉमी में होती है, लोगों के पास जो पैसा है वो चेंज होता है, दिस इज करेक्ट। तो मनी मल्टीप्लायर हम देख चुके हैं, इस पर डिपेंड नहीं करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस पे डिपेंड नहीं करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। फर्स्ट एंड टू आर करेक्ट, ए फॉर आगरा इसका आंसर है। तो मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इनटू मॉनेटरी बेस। अगेन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, आरबीआई डज ओपन मार्केट ऑपरेशन देन मॉनेटरी बेस चेंज हो जाता है, बिकॉज आरबीआई बाय एंड सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन लिeu ऑफ केस, यानी कि केस का जो पब्लिक के पास है वो चेंज हो जाएगा, तो मॉनेटरी बेस क्या है, चेंज हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। बट इट डज नॉट, मनी मल्टीप्लायर किस पे डिपेंड करेगा, पीपल का डिपॉजिट सीडीआर और एसडीआर पे डिपेंड करेगा, हमने देख चुका है, सीडीआर एंड रिजर्व डिपॉजिट रेशियो आरडीआर पे डिपेंड करेगा, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, तो मनी सप्लाई का कौन सा इनमें से हिस्सा नहीं है, कौन सा हिस्सा नहीं है। मनी लाइंग विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास मनी है, वो मनी सप्लाई हमने क्या देखा था, मनी सप्लाई का हिस्सा का जो पब्लिक के पास मनी है, पब्लिक के पास मनी है वही क्या है, पब्लिक मनी दैट कैन बी इन फॉर्म ऑफ आइदर कैश की फॉर्म में हो सकता है या फिर बैंक के साथ डिपॉजिट में हो सकता है, बैंक के पास डिपॉजिट में हो सकता है। पब्लिक का जो मनी है वो या कैश में हो या बैंक डिपॉजिट में हो, वो क्या है, मनी सप्लाई का हिस्सा होता है। तो जो गवर्नमेंट के पास मनी पड़ा है वो मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं होता है। डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक विद अनदर बैंक, इंटर बैंक डिपॉजिट होते हैं, वो भी इसका हिस्सा नहीं है, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस। जो सेंट्रल बैंक के पास जो पैसा पड़ा है वो भी इसका मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं होता है। ओनली पब्लिक का जो पैसा है वो इन आइदर इन फॉर्म ऑफ कैश और इन फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट इज पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद कॉमर्शियल बैंक इज ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, दिस इज करेक्ट। और कैश होता पब्लिक का तो भी वो मनी सप्लाई का पार्ट होता। आंसर फॉर इज दिस इज नॉट पूछ रखा है, इज नॉट ए पार्ट है, तो इसका हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो मनी सप्लाई इज डिफाइंड एज ए स्टॉक ऑफ मनी इन द सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक, ठीक है। सो मनी लाइंग विद द गवर्नमेंट, आरबीआई एंड इंटरबैंक डिपॉजिट आर नॉट कंसिडर्ड एज ए मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं माना जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का पार्ट कौन सा है। तो हमने देखा था कैश एंड मनी सप्लाई क्या है, जो कैश पब्लिक का जो मनी है वही है, कैश एंड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक, दिस इज करेक्ट, दे आर पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। बॉन्ड्स आर नॉट ए पार्ट ऑफ दिस, बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी और शेयर्स हैं वो इसका हिस्सा नहीं है मनी सप्लाई का, दे ऑल आर नॉट पार्ट ऑफ इट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर आगरा 1 ओनली। तो मनी सप्लाई इज द मनी विद द पब्लिक either in cash form or deposit form. Security like bond, government security और shares are tradable instrument होते हैं and उनके मार्केट उनका प्राइस फ्लक्चुएट करता है, they are not part of money supply, they are not part of money supply, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट में क्या है, आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज देती है, ठीक है। तो आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, उसके अंदर क्या होता है, आर डायरेक्टेड एट इन्फ्लुएंसिंग इंड्योरिंग लिक्विडिटी, ठीक है। आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन दो प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। तो आउटराइट के अंदर क्या होता है कि आरबीआई जब कोई सिक्योरिटी बेचती है तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशन आउटराइट के अंदर क्या बोलती है कि वो उसको वापस नहीं खरीदेगी, या फिर जो सिक्योरिटी खरीदती है वो बोलती है कि वापस नहीं लेगी, वापस नहीं बेचेगी, यानी कि नो रीसेल एंड नो सेल, ठीक है। रीसेल नहीं करेगी और रीसोल्ड भी नहीं करेगी, ठीक है। ना तो वापस बेचेगी नहीं खरीदेगी, तो एक बार ले लिया तो ले लिया, वो उसमें आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन में आ जाएगा। दे आर डायरेक्टेड एट इन्फ्लुएंसिंग इंड्योरिंग लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी के लिए डायरेक्टेड होते हैं, दिस इज करेक्ट। सेकंड कहता है, जो दूसरा है वो रेपो रेट वाला होता है। रेपो रेट के अंदर क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ओपन मार्केट वाली जो रेपो रेट के अंदर क्या होती है, वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, आरबीआई को सिक्योरिटी खरीदती है तो उसमें आरबीआई बैंक से सिक्योरिटी खरीदती है, बैंक से सिक्योरिटी लेती है
तो क्या है उसमें एक क्लॉज होता है कि 14 डेज या फिर सम डेज के बाद, कुछ डेज के बाद वापस वो खरीदेगी, बैंक को खरीदना पड़ेगा सिक्योरिटी को, या फिर उल्टा आरबीआई को खरीदना पड़ेगा, आरबीआई बेचेगी तब। तो उसमें क्या होता है, वो टेम्परेरी लिक्विडिटी देने के लिए होता है वो। और आउटराइट में क्या है, एक बार लिख के आउटराइटली उसको खत्म कर देते हैं, एक ही बार के लिए होती है। और लिक्विडिटी इसके अंदर टेम्परेरी फैसिलिटी देते हैं, ठीक है, टेम्परेरी लिक्विडिटी देते हैं। बोथ आर करेक्ट, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कलकत्ता। अब देखते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। फर्स्ट इज आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन, दे आर परमानेंट इन नेचर, वेयर द सेंट्रल बैंक बाय द सिक्योरिटी इंजेक्टिंग द मनी इनटू द सिस्टम, इट इज विदाउट एनी प्रॉमिस टू सेल देम लेटर, ठीक है। सिमिलरली व्हेन द सेंट्रल बैंक सेल्स द सिक्योरिटी, it is without the promise to buy them in future. Second is repo rate and reverse repo rate की जो liquidity adjustment facility है, यानी कि liquidity ये दो हिस्सा होते हैं, repo rate and reverse repo rate. This is a type of operation in which the central bank buys the security. There is a agreement होता है of purchase also. Has the specification about the date and price लिखा होता है इसमें repo rate वाले में कि इतने दिन के बाद आपको वापस खरीदनी पड़ेगी। This type of एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज रीपर्चेज एग्रीमेंट और रेपो बोला जाता है, ठीक है। उसके अंदर ये टेम्परेरी लिक्विडिटी के देने के लिए होता है, आउटराइट वाला परमानेंट लिक्विडिटी देता है। बाकी हम देख लिए, ठीक है। आरबीआई कंडक्ट द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट 7 डेज में हो सकता है, 14 डेज में होता है, उसमें वापस वो चेंज होती रहती है। तो वेदर आउटराइट ओएमओ और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वाले ओपन मार्केट ऑपरेशन कराते हैं, वो आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेंसी इन सर्कुलेशन। इफ द करेंसी इन सर्कुलेशन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रही है, करेंसी इन सर्कुलेशन इज इंक्रीजिंग देन इन द इकोनॉमी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। तो करेंसी इन सर्कुलेशन हम पढ़ चुके हैं पहले, एक क्वेश्चन में आया था करेंसी इन सर्कुलेशन इज इक्वल टू, हमने देखा था करेंसी इन सर्कुलेशन इज इक्वल टू किसके बराबर था, आप बताइए, फॉर्मूला याद कीजिए क्या था। करेंसी इन सर्कुलेशन इज इक्वल टू करेंसी विद पब्लिक, जो पब्लिक के पास कितनी करेंसी है, करेंसी विद पब्लिक प्लस करेंसी विद बैंक, करेंसी विद बैंक। बैंक के पास में कितनी है प्लस पब्लिक के पास जो करेंसी है, बैंक के पास प्लस पब्लिक के पास, वो करेंसी इन सर्कुलेशन का हिस्सा होती है, ठीक है। सो करेंसी इन सर्कुलेशन इज इंक्रीजिंग, ये क्या है, इंक्रीज हो रही है इन द इकोनॉमी, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, ये बताना है। तो मॉनेटरी बेस हम देख चुके हैं, मॉनेटरी बेस क्या होता है, M0 होता है, ठीक है। तो मॉनेटरी बेस M0 इज इक्वल टू मॉनेटरी बेस, मनी सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई इज इक्वल टू किसके बराबर था, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई क्या था, वो मनी मल्टीप्लायर इनटू मॉनेटरी बेस के बराबर था। तो मनी सप्लाई, करेंसी सर्कुलेशन इंक्रीज हो रही है, मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आरबीआई क्या है, मोर मनी प्रिंट कर रहा है, वो इसमें डाल रहा है। तो क्या है, आरबीआई मोर मनी प्रिंट करके मनी सप्लाई इंक्रीज कर रहा है, उसके कारण क्या है, मनी मल्टीप्लायर तो चेंज नहीं होगा, मॉनेटरी बेस इंक्रीज हो रहा है क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, ये बताना है। सोचिए आप, पानी पी लेता हूं। तो हम पहले देख चुके हैं कि मनी मल्टीप्लायर इस पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो दिस स्टेटमेंट ये तो गलत हो जाएगा, थर्ड वाला तो मनी मल्टीप्लायर इस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। 1/c प्लस 1/r पे डिपेंड करता है, तो ये थर्ड तो गलत ही हो जाएगा। तो थर्ड हटा दें तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक। तो अब इसमें कौन सा हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और डी हो सकता है, ठीक है।
ABD, ठीक। सो मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, करेंसी सर्कुलेशन इंक्रीज हो रही है। आरबीआई क्या है, फॉर एग्जाम्पल करेंसी सर्कुलेशन क्या होगी, जब आरबीआई गोल्ड खरीद ले और मार्केट में क्या है, पैसे रिलीज कर दे। आरबीआई मार्केट से गोल्ड खरीदे और मार्केट में क्या है, मनी दे, तो खरीदेगा तो मनी आएगा। तो आरबीआई गोल्ड क्या है, एज ए एसेट का काम करेगी। आरबीआई की गोल्ड विल एक्ट एज ए एसेट, फिजिकल एसेट की तरह काम करेगी। और मनी जो आरबीआई इस गोल्ड के बदले मार्केट में भेज रहा है वो क्या है, वो मनी इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं, उस मनी के कारण करेंसी सर्कुलेशन इंक्रीज हो रही है। जो गोल्ड के कारण, यदि गोल्ड आरबीआई खरीदे तो आरबीआई का एसेट इंक्रीज होगा, और ये जो मनी जो रिलीज किया है वो लायबिलिटी है आरबीआई की, ठीक। सो इसके कारण क्या है, मॉनेटरी बेस विल इंक्रीज, इसके कारण मॉनेटरी बेस इंक्रीज होगा। मॉनेटरी करेंसी सर्कुलेशन इंक्रीज हो रही है, मनी सप्लाई तो इंक्रीज होगा ही होगा। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट। आरबीआई की बैलेंस शीट है वो भी इंक्रीज हो रही है। गोल्ड इश्यू किया तो आरबीआई की बैलेंस शीट में क्या होगा, एसेट ऐड हो गए, एसेट ऐड हो गया तो क्या हुआ, वो इंक्रीज हो गया आरबीआई की बैलेंस शीट। तो आरबीआई की बैलेंस शीट भी इंक्रीज हो रही है, और मनी सप्लाई है वो करेंसी सर्कुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो मनी सप्लाई तो इंक्रीज हो गया एंड मॉनेटरी बेस भी इंक्रीज हो रहा है। यानी कि मॉनेटरी बेस तो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये जो टोटल और मनी मार्केट के अंदर आ गया है तो ये भी M0 का हिस्सा हो जाएगा, फिर मॉनेटरी बेस उससे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। करेंसी सर्कुलेशन इज इक्वल टू करेंसी विद द पब्लिक प्लस करेंसी विद द बैंक, ठीक है। इफ आरबीआई परचेज द फिजिकल गोल्ड एंड पुट प्रिंट द एक्स्ट्रा केस, इन दैट केस तो उसके क्या है, मॉनेटरी बेस इंक्रीज हो रहा है। और वो जो केस है गोल्ड इश्यू किया गया है वो फिजिकल एसेट इंक्रीज हो रहा है आरबीआई का, उसके एसेट और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली गवर्नमेंट बॉन्ड के रिगार्डिंग है, सिमिलरली डॉलर के रिगार्डिंग है। तो मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इनटू मॉनेटरी बेस। तो मनी मल्टीप्लायर हम देख चुके हैं, ये क्या होता है, 1 में C प्लस 1 C प्लस R, C इज इक्वल टू करेंसी डिपॉजिट रेशियो एंड R इज रिजर्व्स, ये इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सब बातें इससे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल लीड टू इमीडिएट इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इमीडिएट इंक्रीज कब होगा मनी सप्लाई का, जब लोगों के हाथ में पैसा आ जाए। तो फर्स्ट में क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है इंडिविजुअल परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द प्राइमरी मार्केट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्राइमरी मार्केट में खरीदेंगे तो क्या है, पैसा किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। लोगों का पैसा, पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे। तो अब गवर्नमेंट कब उसको इन्वेस्ट करेगी, इमीडिएटली तो नहीं करेगी, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड देखते हैं बैंक परचेजिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन दी प्राइमरी मार्केट। ये भी अब लोगों की जगह बैंक ये सिक्योरिटी परचेज कर रहे थे, तब भी क्या है, इमीडिएट मनी क्रिएट नहीं होगा, वापस से क्या है, गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है, तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा ना वो कब स्पेंड करना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड क्या है, बैंक परचेजिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम पब्लिक इन द सेकेंडरी मार्केट। जब बैंक पब्लिक से सिक्योरिटी खरीदेगा, पब्लिक से क्या है, सिक्योरिटी खरीद रहा है, तब बैंक इसको पब्लिक को मनी दे रहा है, यहां पे इमीडिएटली मनी दे रहा है, तो तुरंत पब्लिक को यहां पे मनी मिल रहा है, दिस इज करेक्ट। तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, आरबीआई बैंक को लोन देता है। अब बैंक कब जाके वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करेगा लॉन्ग टर्म के लिए, कब वो लोगों के पास आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर फॉर दिस इज थर्ड ओनली, सी फॉर कलकत्ता। इमीडिएटली जो मनी होगा वो थर्ड के अंदर ही मिलेगा, जब डायरेक्टली पब्लिक को पास पैसा जाएगा, ठीक। ये आप पढ़ सकते हो खुद से, सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस रिगार्डिंग है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज ए मॉनेटरी पॉलिसी टूल। तो ये हम देखे हैं ये जब लिक्विडिटी कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है तो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेकेंडरी मार्केट में बेचती है, दिस इज करेक्ट। तो ये सेकेंडरी मार्केट में बेची जाती है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन टेक प्लेस इन सेकेंडरी मार्केट, दिस इज अगेन करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। तो स्टरलाइजेशन इज द मॉनेटरी पॉलिसी टूल, दिस इज करेक्ट। स्टरलाइजेशन क्या होता है, तो स्टरलाइजेशन के अंदर इकोनॉमी के अंदर क्या है, इकोनॉमी के अंदर बहुत सारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पैसे लगा दे, मान ले
बहुत सारे फॉरेन पोर्टफोलियो एफडीआई आ जाए या पीआई आ जाए, बहुत सारा मनी लेके आए वो, तो बहुत सारा मनी लेके आए, ठीक है, तो मार्केट में क्या है, लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी, लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी मार्केट में, तो ये एक्सेस लिक्विडिटी होगी। यदि एक्सेस लिक्विडिटी होगी तो क्या है, इससे खतरा रहेगा, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, यानी कि टू मच मनी इज चेजिंग, टू मच मनी इज चेजिंग फ्यू गुड्स, तो इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ज्यादा पैसे आए तो क्या है, आरबीआई इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या है, उस लिक्विडिटी को खत्म करेगी, लिक्विडिटी को एडजस्ट करेगी, तो उसका लिए आरबीआई क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचेगी, और जो एक्सेस लिक्विडिटी जो मनी था वो क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच देगी आरबीआई, और जो एक्सेस जो मनी आ रहा है वो क्या है, आरबीआई अपने पास ले लेगी। उसका जो ऑपरेशन हुआ है, यानी कि ये न्यूट्रलाइज कर रही है लिक्विडिटी को, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का जो पैसा आ रहा है, एक्सेस लिक्विडिटी का जो इफेक्ट होगा उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन इफेक्ट बोलते हैं। तो ये क्या है, स्टरलाइजेशन एज ए मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। ये डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन इज ए मॉनेटरी पॉलिसी टूल वेयर द आरबीआई बाय और सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, तो इंक्रीज और डिक्रीज द मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है। स्टरलाइजेशन और मार्केट स्टरलाइजेशन को मार्केट स्टेबलाइजेशन भी बोलते हैं, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम भी बोलते हैं, एंड ये डे टू डे का पार्ट नहीं होती है, ये रोजाना आरबीआई नहीं करता है, कभी कभी यूज करता है इसको जब मार्केट का रिस्क हो, जब मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स रिस्क में आ जाए, तब ये आरबीआई इस पॉलिसी को यूज करता है, स्टरलाइजेशन और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगेन, तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या देखा, आरबीआई क्या है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेगा, ठीक है, तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेगा, यानी कि उसको स्कीम को बोलते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड भी बोला जाता है, एमएसबीज। तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, बेचेगा आरबीआई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगा और पैसा वापस लेगा, आरबीआई बेचेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। तो दीज आर द ट्रेजरी मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड, कहते हैं कि ये ट्रेजरी बिल एंड डेट सिक्योरिटी होती है, दिस इज करेक्ट। आरबीआई इज एम्पावर्ड टू इश्यू मॉनेटरी सिक्योरिटी बॉन्ड, मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड इश्यू कर सकता है, आरबीआई इश्यू कर रहा है, हमने देखा है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड इज इंटरेस्ट पेमेंट ऑन दिस बॉन्ड इज मेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स बजटरी रिसोर्सेज, दिस इज अगेन करेक्ट है। जो बॉन्ड इश्यू किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड इश्यू करेगा आरबीआई, एक्सेस लिक्विडिटी को कैप्चर करने के लिए या फिर कम करने के लिए मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड आरबीआई इश्यू करेगा, और ये इन पे क्या है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है। ये आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसमें से आरबीआई एक एमएसबी अकाउंट बनाती है, मार्केट स्टेबलाइजेशन बैंक का एक अकाउंट होता है अलग से, जहां पे ये सारे पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं, लिक्विडिटी को एडजस्ट किया जाता है। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा तभी तो क्या है, ग्रोथ हो पाएगी, जीडीपी बढ़ पाएगी, तो आरबीआई और यहाँ पे दोनों मिलकर काम करते हैं इसमें, गवर्नमेंट मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड के अंदर। इसका आंसर डी फॉर दिल्ली है। नेक्स्ट इसको देखते हैं, ठीक है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेबलाइजेशन है, जहां पे आरबीआई इशू द गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स एंड मीडियम ड्यूरेशन सिक्योरिटीज को बेचती है फॉर द पर्पज ऑफ लिक्विडिटी ऑब्जर्वेशन। ये 2004 के अंदर लाई गई थी, एंड यहाँ पे लिक्विडिटी इज ए मोर एंड्योरिंग नेचर देन दी लार्ज कैपिटल इनफ्लोज, ठीक है। सो तो इसको सेपरेट एमएसएस अकाउंट बनाया जाता है, केस अकाउंट मेंटेन किया जाता है आरबीआई के द्वारा, एंड ये जो है वो गवर्नमेंट है अपना जो बजटरी सपोर्ट है उससे सपोर्ट करती है। ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सीआरआर, केस रिजर्व रेशियो। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट हेल्प इन सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी। सीआरआर का काम क्या है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी देना है। सीआरआर क्या होता है, केस रिजर्व रेशियो क्या होता है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ, कुछ एक परसेंटेज वो बैंक्स को उनका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होती है, उनका सर्टेन परसेंटेज बैंक को आरबीआई के साथ केस में फॉर्म में रखना पड़ता है। तो ये केस में इसलिए रखा जाता है ताकि मॉनेटरी स्टेबिलिटी रहे और लोगों का ट्रस्ट है वो बैंकिंग में बना रहे। तो मैनेजिंग द लिक्विडिटी के लिए भी यूज किया जाता है सीआरआर को, दिस इज करेक्ट। तो सीआरआर हेल्प इन सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड मैनेजिंग द लिक्विडिटी इन इकोनॉमी।
सेकंड स्टेटमेंट कहता है आरबीआई कैन चेंज द सीआरआर, आरबीआई चेंज करता है, हम जानते हैं, टू एनी लेवल, एनी लेवल किसी भी लेवल पे चेंज किया जा सकता है, इसका कोई भी फ्लोर रेट नहीं होता है, सीआरआर कितना भी आरबीआई मेंटेन करवा सकता है मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए। दिस इज अगेन करेक्ट। एसएलआर है, उसकी लिमिट है, एसएलआर कितना हो सकता है, ये बैंक का 40% नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होती है बैंक की, उसका 40% एसएलआर की सेलिंग रेट होती है, सीआरआर पे कोई सेलिंग रेट नहीं होता है। सीआरआर हम जानते हैं बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर इसको मेंटेन किया जाता है, और एसएलआर हम देख चुके हैं पहले, आरबीआई एक्ट 19 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर एसएलआर को रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैलकाटा। ठीक, तो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हो। मिनिमम रेट फॉर एसएलआर इज, मैक्सिमम लिमिट फॉर एसएलआर इज 40%। ठीक है, ये सारा आप पढ़ सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग केस रिजर्व रेशियो कैप्ड विद आरबीआई बाय कमर्शियल बैंक, जो सीआरआर जो रखा होता है उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, इट इंश्योर सेफ्टी टू द पब्लिक डिपॉजिट इन द मनी, तो सीआरआर का मतलब क्या है, जो पीपल का जो मनी है वो सेफ रहे, दिस इज करेक्ट। इवन इफ दी जो सर्टेन परसेंटेज मेंटेन किया गया है, यदि बैंक बेड डिसीजन ले, यानी कि जैसे कि पैसे लेके विजय माल्या भाग गया था, इस प्रकार के डिसीजन ले, तो भी सीआरआर में जो पैसा होता है वो थोड़ा सा सेफ रहता है। ठीक है, इट इंश्योर द सेफ्टी टू द पीपल डिपॉजिट इन बैंक, दिस इज करेक्ट। और ये हेल्प करता है इंसॉल्वेंसी ऑफ बैंक में, सॉल्वेंसी ऑफ बैंक में, यानी कि बैंकरप्ट नहीं होने में इसकी हेल्प करता है, डे टू डे लोन देने में बैंक को ये हेल्प करता है, दिस इज करेक्ट। सॉल्वेंसी हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। थर्ड इज इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ फंड फॉर द बैंक, तो सीआरआर के अंदर क्या है, बैंक को सर्टेन परसेंटेज केस में रखना पड़ता है आरबीआई के साथ में। वो जो मनी रखता है वो क्या है, आइडियल होता है, आइडियल मनी होता है, उस पर उसको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन सीआरआर पे, बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, एसएलआर पे इंटरेस्ट मिलता है। तो ये कॉस्ट ऑफ फंड उसके कारण इंक्रीज होती है बैंक की, दिस इज करेक्ट। और ये रॉन्ग हो ही जाएगा, बैंक अर्न द इंटरेस्ट ऑन सीआरआर, ये हमने देख लिया है, गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कलकत्ता। तो कीपिंग CRR and RBI, CRR and RBI provides monetary stability and safety to the public deposit, and it ensures the solvency of bank that is staying in the business and proper functioning of the bank. ठीक है, since bank do not earn the interest on CRR, तो it increases the cost for the bank. ठीक, next question is 149th question, maintenance of statutory reserve requirement by the banks lead to which of the following? तो स्टेचुटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट कौन सी है, सीआरआर है, एसएलआर है, वही तो है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांस द बैंक कैन क्रिएट, तो सीआरआर हम जानते हैं, एसएलआर जानते हैं, उतना मनी तो डिपॉजिट नहीं दे पाएगा लोन, जितना ज़्यादा सीआरआर और एसएलआर होगा उतना कम बैंक क्या है लोन दे पाता है, दिस इज करेक्ट। तो इसमें एडवांसेस जो लोन दे पाता है वो इससे रेगुलेट करती है आरबीआई। ठीक है, तो इट मेक्स द सेकंड कहता है इट मेक द पीपल डिपॉजिट विद द बैंक सेफ एंड लिक्विड, दिस इज अगेन करेक्ट। थर्ड कहता है इट प्रिवेंट्स द कमर्शियल बैंक फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट, ऐसा कोई इसका उद्देश्य नहीं होता है, ये पब्लिक सेफ्टी, जो पब्लिक का जो मनी है उसको सेफ्टी और लिक्विडिटी को बढ़ावा देने के लिए है। फोर्थ स्टेटमेंट इट फोर्सेस द बैंक टू हैव सफिशिएंट वॉलेट कैश टू मीट द डे टू डे रिक्वायरमेंट, इसका वॉलेट का जो बैंक के केस होता है उसके रिगार्डिंग भी इसमें कोई इसका लेना देना नहीं है सीआरआर और एसएलआर का। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसएलआर और रिजर्व रिक्वायरमेंट है, मींस ऑल द रिजर्व रिक्वायर्ड मैंडेटेड फॉर द बैंक एंड इट इंक्लूड्स सीआरआर एंड एसएलआर। ठीक है, तो नॉट द प्रिवेंट फ्रॉम एक्सेसिव प्रॉफिट बनाने के लिए, मेकिंग से प्रिवेंट करने के लिए नहीं होता है, रेदर देन मॉनेटरी स्टेबिलिटी इसका मेन एम होता है। ठीक, तो ये आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है दैट नीड टू मेंटेन द सीआरआर विद आरबीआई एज पर द
आरबीआई एक्ट 1934, ए फॉर अगर आंसर है इसका, देख चुके हैं हम कितनी बार, ठीक, ये आप पढ़ सकते हो, सेक्शन 42 के अंदर है, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। एसएलआर को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर मेंटेन करना पड़ता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क दैट एग्जिस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई, उसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क कब साइन हुआ था, 2015 में आया गया था मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। उससे पहले क्या है, केवल आरबीआई का गवर्नर होता था, वो डिसाइड करता था मॉनेटरी पॉलिसी को। 2015 में उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पे आरबीआई और गवर्नमेंट ने मिलकर क्या है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क साइन किया था, जिसको स्टेट्यूटरी स्टेटस दिया गया था 2016 के अंदर। उसके अंदर क्या है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर गवर्नमेंट के होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं। आरबीआई वाला कौन सा होता है, एक आरबीआई का डायरेक्टर होता है, दूसरा क्या होता है, एक आरबीआई का डिप्टी डायरेक्टर होता है जो मॉनेटरी पॉलिसी का इंचार्ज होता है, एक आरबीआई का बोर्ड है वो इसका नॉमिनेट करता है। 3 गवर्नमेंट, इसमें 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, और 3 मेंबर होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है 4 साल के लिए, 4 ईयर के लिए अपॉइंट करती है। वो क्या है री एलिजिबल नहीं होते हैं, दे आर नॉट री एलिजिबल नहीं होते हैं, एलिजिबल नहीं होते हैं री अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसको, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो क्या है, वो डिसाइड करती है किसके बारे में, रेपो रेट को डिसाइड करती है, ठीक है। वो सीआरआर और एसएलआर के बारे में नहीं डिसाइड करती है, केवल और केवल रेपो रेट के बारे में डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक। अब ये सारे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसीज प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि इन्फ्लेशन टारगेट है, वही क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है। दिस इज करेक्ट। तो 4% प्लस माइनस 2% रेंज पे रखना है, यानी कि मिनिमम कितना हो सकता है 2%, मिनिमम कितना इन्फ्लेशन हो सकता है 2%, मैक्सिमम कितना हो सकता है 6%। जब ये जो ब्रीच होगी 2 से 6% की रेंज जब ब्रीच होती है तो आरबीआई को कारण बताना पड़ता है। तो इफ आरबीआई फेल टू अचीव द टारगेट देन इट नीड टू सबमिट द रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटिंग द रीजन ऑफ फेलियर। यस, दिस इज करेक्ट। तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इज ऑपरेटेड बाय आरबीआई। यस, दिस इज करेक्ट, आरबीआई मेंटेन करता है, ठीक है। देयर इज फ्लेक्सिबल टारगेट होता है, यानी कि 4 प्लस माइनस 2% का टारगेट है, फ्लेक्सिबल टारगेटिंग इज देयर फॉर द इन्फ्लेशन, आरबीआई नीड टू अचीव, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। डी फॉर दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हम देख चुके हैं सारा, ये सारा हम पढ़ चुके हैं सारा, आप इसको देखना चाहो तो देख सकते हो। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑपरेटेड बाय आरबीआई, 4 प्लस माइनस 2% का टारगेट है। सीपीआई का इसको मेंटेन किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कंबाइंड होता है वो देखा जाता है। सीपीआई कौन रिलीज करता है, एनएसओ करता है। और डब्ल्यूपीआई हम देख चुके हैं कौन रिलीज करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो आरबीआई इसको फेल नहीं करना पड़ता है, इसको टारगेट को 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर को फेल करता है तो उसको लिखित में देना पड़ता है, कारण देने पड़ते हैं, और एक्शन क्या लेगा आरबीआई उसके लिए वो भी बताना पड़ता है आरबीआई को, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। द ऑपरेटिंग टारगेट ऑफ मॉनेटरी, ऑपरेटिंग टारगेट इज मनी मार्केट रेट, दैट इज रेपो रेट है, वो इसके अंदर देखा जाता है। दिस इज करेक्ट। तो आरबीआई सेकंड स्टेटमेंट कहता है आरबीआई ट्राई टू कीप द ऑपरेटिंग टारगेट अराउंड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड। ये ऐसा कुछ इसका फंक्शन नहीं है, रेपो रेट को ही आरबीआई टारगेट करता है 4 प्लस माइनस 2% वाले में। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रेपो रेट आरबीआई में डिसाइड करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से कुछ उसका लेना देना नहीं होता है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, ए फॉर आगरा, ठीक। तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एम द सेटिंग ऑफ द रेपो रेट को सेट किया जाता है बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ द करंट एंड इवॉल्विंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन के आधार पर। अब कैसी सिचुएशन है इकोनॉमी की, बाद में 6 महीने बाद कैसी होगी, ये सारी बातें रिकॉर्ड करते हुए आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है घटाता रहता है, ठीक है, जैसे डिमांड बढ़ती रहती है। तो ये सब करता है वो आरबीआई रेपो रेट के आधार पे करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क हु डिटरमाइन द इन्फ्लेशन टारगेट, कौन डिटरमाइन करता है इन्फ्लेशन टारगेट, कौन देता है, वो देता है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, इन कंसल्टेशन विद आरबीआई देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। सी फॉर कलकत्ता, इन्फ्लेशन टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इट हैज अथॉरिटी टू डिसाइड रेपो रेट, रेपो रेट डिसाइड कर सकती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, बट सीआरआर और एसएलआर हमने देखा था कि ये डिसाइड नहीं करती है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ये डिसीजन जो मॉनेटरी पॉलिसी का कमेटी का जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है आरबीआई पे, दिस इज करेक्ट। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द अगेन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड इट्स मेंबर। ये हम देख चुके हैं कि 3 मेंबर गवर्नमेंट के होते हैं प्लस 3 मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। 3 members are appointed by the central government and 3 are appointed by central board of RBI. This is correct. सेकंड कहता है 3 members appointed by the central government, they hold a period of 4 year के लिए होते हैं, ठीक है। This is again correct. 4 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर अपॉइंट होते हैं, ठीक है। There should be at least 6 meeting of MPSC in a year. तो एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए? 4 मीटिंग होनी चाहिए, कम से कम 4 का टारगेट रखा गया है एटलीस्ट। अभी कितनी हो रही है? 6 हो रही है हर 2 महीने। कम से कम 3 होनी चाहिए, कम से कम 4 होनी चाहिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो एटलीस्ट कितनी 4 मीटिंग होनी ऑफ एमपीएससी इज मैंडेटेड। अभी कितनी कर रही है? 6 हो रही है, ठीक है। इसका आंसर 1 इन 2 वाला है, ए पर आ रहा है इसका आंसर है। सो ये सारे हम मेंबर देख चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं। देन अगला क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर क्या होता है कि आरबीआई ओवरनाइट लोन देती है, ओवरनाइट के लिए लोन देती है एट रेपो रेट, और रेपो रेट प्लस सम रेट पे देती है, ठीक है। तो रेपो रेट प्लस कितना होता है? सम रेट होती है 0.5% होती है, 0.25% ऑफ देयर रेपो। तो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है, ये पैनल रेट पे देती है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि वो एसएलआर का जो रिजर्व है वो भी दिया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोरो एडिशनल अमाउंट ऑफ फॉर ओवरनाइट मनी, यानी कि जो क्या है और रेपो रेट से क्या है, एडिशनल अमाउंट से, रेपो रेट से क्या है एक सर्टेन परसेंटेज ही ये बैंक ले सकते हैं। तो एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी के लिए उनको क्या चाहिए होता है, वो बोरो करते हैं, वो एमएसएफ से करते हैं। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कहता है बैंक कैन डिप इनटू द एसएलआर पोर्टफोलियो टू बोरो दी आरबीआई। तो एसएलआर का रखते हुए आरबीआई से बोरो कर सकते हैं। दिस इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट प्रोवाइड सेफ्टी वाल्व अगेंस्ट द अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक, यानी कि दिस इज आल्सो करेक्ट, यानी कि आरबीआई बैंक पे कोई लिक्विडिटी का जो बैंक प्रॉब्लम में होगा तभी उसको लोन चाहिए होगा एक्स्ट्रा, ठीक है। यदि बैंक फेलियर हो जाए, बैंक रन हो जाए, तब क्या है तो लिक्विडिटी का करंच हो जाएगा मार्केट में। तो अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक है उसको प्रिवेंट करता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एक टेम्पररी फैसिलिटी, ठीक है। ये देखते हैं तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या आती है? इट इज अ फैसिलिटी अंडर विच द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कैन बोरो द एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट मनी फ्रॉम द आरबीआई, ठीक है, बाय डिपिंग इन देयर एसएलआर पोर्टफोलियो अप टू द लिमिट, ठीक है। तो अभी इसको 3% कर दिया गया है, 3% ऑफ एसएलआर दे कैन बोरो, ठीक है। सो विच इज अबव द रेपो रेट, ये रेपो रेट से ऊपर होता है, इसमें रेपो रेट प्लस 0.25% चार्ज किया जाता है इसमें। दिस मीन दैट बैंक इज कीपिंग द मिनिमम एसएलआर रिपोज, ठीक है, ये पढ़ सकते हो। एसएलआर रिजर्व है वो कलेक्टर रखे जाते हैं एमएसएफ के लिए, दे कैन गेट द मनी। इट एक्ट एज अ सेफ्टी वाल्व अगेंस्ट द अनएंटिसिपेटेड लिक्विड शॉक टू द बैंकिंग सिस्टम। दिस इज करेक्ट। देन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कौन कंडक्ट कराता है? आरबीआई कंडक्ट करवाती है। उसमें कंज्यूमर्स कितना पैसा सेव करेगा या नहीं करेगा, कितना डिपॉजिट करेगा, कितना मार्केट से खरीदेगा, वो सब कुछ है कंज्यूमर्स का जो रिकॉर्ड करती है आरबीआई। तो ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे आरबीआई कंडक्ट कराती है। नेक्स्ट, ठीक, 2010 से हो रहा है, ठीक है। देन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे है, ये भी आरबीआई कंडक्ट कराती है, ये आपको पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड का रहता है इसमें। हाउस होल्ड कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन को, इन्फ्लेशन बढ़ेगा घटेगा कितना, उसी हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई आरबीआई तय करती है, उसी हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी तय करती है। तो सी इज करेक्ट। तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे इज कंडक्टेड बाय आरबीआई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन मे लीड टू इंक्रीज इन रेपो रेट बाय आरबीआई। तो रेपो रेट इंक्रीज कब कर सकता है आरबीआई? तो रेपो रेट से क्या है, आरबीआई क्या है, बैंक में मनी पैसा देता है, बैंक को पैसा देता है, रेपो रेट से बैंक को पैसा देता है। तो रेपो रेट इंक्रीज करने का मतलब क्या है? तो इंक्रीज इन रेपो रेट बाय आरबीआई, यानी कि बैंक को रेट एक्सेस लिक्विडिटी होगी, एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट में हो तभी ये होगा, तभी रेपो रेट बढ़ाएगी आरबीआई। इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो एक्सेस लिक्विडिटी होगी, तो इससे क्या है इन्फ्लेशन का खतरा रहेगा। तो इन्फ्लेशन हाई होगा तब भी क्या है रेपो रेट बढ़ाएगा आरबीआई। तो इन्फ्लेशन तो रेपो रेट बढ़ा सकती है, ठीक है, दिस इज करेक्ट। जब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन इन द इकोनॉमी इज हाई तब भी रेपो रेट बढ़ाती है आरबीआई।
दिस इज अगेन करेक्ट। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन यानी कि पीपल का जो एक्सपेक्टेशन है कि वो लोग कितना स्पेंड करेंगे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है मार्केट में कि वो प्राइस इंक्रीज होगा फ्यूचर में, तो क्या है आरबीआई रेपो रेट बढ़ा सकती है। तो सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर है। तो आरबीआई इंक्रीजेज द रेपो रेट व्हेन द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इंक्रीजेज टू रिड्यूस दिस सप्लाई, मनी सप्लाई कम कर देगी ताकि फ्यू मनी चेंजिंग फ्यू गुड्स। तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल इज हाई that they are expecting that in the future inflation will increase, then such a behavior of the people ultimately lead to higher inflation in the economy। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 160, आरबीआई हैज चेंज्ड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस फ्रॉम अकोमोडेटिव टू न्यूट्रल, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी पॉसिबल रीजन। तो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड होता है, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन ये बताना है आपको, अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। इसमें देखते हैं, ठीक है। तो आरबीआई का 3 स्टैंड होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग, अकोमोडेटिव स्टैंड, न्यूट्रल स्टैंड एंड देन द टाइटनिंग स्टैंड, कैलिब्रेटिव स्टैंड, ठीक है। तो अकोमोडेटिव जब स्लो डाउन आता है, तब स्लो डाउन में क्या है आरबीआई अकोमोडेटिव स्टैंड लेती है, और स्लो डाउन के दौरान क्या है मनी सप्लाई क्या है इंक्रीज करनी पड़ती है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ता है इकोनॉमी में। तो आरबीआई रेट है रेपो रेट को कम रखती है, तब रेपो रेट को डिक्रीज करती है ताकि लोगों को चीपली मनी अवेलेबल हो, लोग ज़्यादा बाई करें, जिससे डिमांड बढ़े। डिमांड बढ़ेगी तो क्या है डिमांड हो, ठीक है, डिमांड इंक्रीज होगी तो इकोनॉमी में जीडीपी इंक्रीज होगी, लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये जो है वो स्लो डाउन के टाइम पे आरबीआई अकोमोडेटिव स्टैंड लेती है, इसमें जनरली रेट्स है वो डिक्रीज किए जाते हैं। अकोमोडेटिव स्टैंड मीन्स आरबीआई रिड्यूस द रेपो रेट टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है। न्यूट्रल स्टैंड के अंदर क्या होती है, न्यूट्रल स्टैंड आप जब आरबीआई लेती है तब क्या होता है, तो न्यूट्रल स्टैंड के अंदर क्या है आरबीआई रेपो रेट घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। इसके अंदर की पॉलिसी रेट होते हैं दे कैन मूव इन आइदर डायरेक्शन, तो यह बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, ठीक है। तो जब अकोमोडेटिव स्टैंड के बाद में आरबीआई न्यूट्रल स्टैंड पे आती है, जब बढ़ाना होता है तो पहले न्यूट्रल स्टैंड पे आती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी न्यूट्रल स्टैंड लेती है, फिर उसके बाद में भी बढ़ाती है, ठीक है, सीधा नहीं बढ़ाती है रेट्स को, ठीक है। दिस इज अडॉप्टेड व्हेन द इन्फ्लेशन रेट स्टेबल हो, तब इसको अडॉप्ट किया जाता है। देन कैलिब्रेटेड टाइटनिंग के अंदर क्या होते हैं आरबीआई क्या है या तो रेट इंक्रीज करेगी या सेम रखेगी, डिक्रीज इसके अंदर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो या तो डिक्रीज इज रूल्ड आउट, तो पॉलिसी रेट इज आइदर अनचेंज और इंक्रीज, इसको इंक्रीज किया जाता है। कंसर्न ऑफ हाई इन्फ्लेशन के कारण आरबीआई क्या है रेपो रेट इंक्रीज कर देगी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं कैलिब्रेटेड टाइटनिंग बोलते हैं। तो पैसे क्या है उसमें कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो लेस मनी कम होगा, लेस मनी, तो इन्फ्लेशन क्या है कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। जो अकोमोडेटिव होती है उसको क्या बोलते हैं डोविस स्टैंड बोलते हैं, डोविस। तो डोविस है यानी कि आरबीआई को लगता है कि वो उनका जो रेपो रेट है वो कम नीचे जाएगा, डाउन जाएगा, ठीक है। तो रेपो रेट क्या है डोविस में डाउन जाता है। एंड हॉकिस स्टैंड होता है तो उसमें क्या है हॉकिस में रेपो रेट क्या है हाइक होता है, हाइक यानी कि हाई या हाइक वो इंक्रीज होता है, ठीक है, हॉकिस में। तो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग है वो हॉकिस स्टैंड का पार्ट होती है। अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आरबीआई चेंज इट्स मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड फ्रॉम अकोमोडेटिव टू न्यूट्रल कर दिया था, हमने देखा है अकोमोडेटिव टू न्यूट्रल। तो न्यूट्रल होने के बाद क्या है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, या तो रेपो रेट इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। अकोमोडेटिव के अंदर क्या है वो डिक्रीज कर रही है। तो इन्फ्लेशन इज, तो इसका मतलब क्या है इन्फ्लेशन पहले डिक्रीज कर रही थी, अभी क्या है आरबीआई को लग रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो न्यूट्रल में रही है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है यानी कि उसके लिए क्या है आरबीआई क्या है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना चाहती है, उसके लिए पहले क्या है न्यूट्रल में लेके आती है, हम जानते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन इज एजिंग अप, जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब है ए इज करेक्ट। इसका रीजन बताना है कि आरबीआई ने अपना स्टैंड है अकोमोडेटिव से न्यूट्रल क्यों किया है। तो आरबीआई को लग रहा है कि इन्फ्लेशन इज एजिंग, ठीक है। सेकंड डिमांड इज पुलिंग फर्मिंग अप इन द इकोनॉमी, यानी कि डिमांड इंक्रीज होगी तभी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, दिस इज अगेन करेक्ट। डिक्लाइन इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये डिक्रीज है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा तभी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा।
तो आरबीआई विल हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव द पॉलिसी रेट्स, तो जो न्यूट्रल में होगा तो आरबीआई के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी इंक्रीज करने की और डिक्रीज करने की। दिस इज अगेन करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4, सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर है। तो ये कॉमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी हमने देख लिया है क्या क्या होती है, इसका स्टैंड देख लिया है, ठीक है। आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू कंडक्ट करती है और उसके बारे में बताती है कि जो रेट है मार्केट में कैसे जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड गाइडेंस बोलते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड गाइडेंस। ये इसमें बता देती है पहले कि वो आगे वो न्यूट्रल लेगी तो किस तरफ जाएगी, दैन न्यूट्रल हो गया तो मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अकोमोडेशन इसके बाद ये सारा हमने देख लिया है, ठीक है, ये भी देख लिया, ठीक है। धन्यवाद देखने के लिए।